ठीक है, कर लूँगा मैं। चलो बच्चों, सेटल डाउन. So finally the systems are fine now. Let's start. So good morning everyone, good morning. I hope you people are in the best of spirits and I'm doing great. थोड़ा सा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी, अब रेक्टिफाई हो गई है बिल्कुल. हाँ जी, अपने हाल चाल पहले बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया. चलिए, सो गाइस, लास्ट सेशन के अंदर हमने बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन को शुरू किया था और मैंने आपको ये बताया था मैं क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ क्लासेस के अंदर, क्योंकि वो हमारी अप्रोच रहने वाली है. आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. उससे पहले मैं 2 मिनट रिवाइज करवाऊंगा जो हमने लास्ट सेशन में किया. सो गाइस, लास्ट सेशन में मैंने आपको पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कशन करी थी कि हमारा पेपर पैटर्न 70-30 के रेशो में है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव. और ये जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है ये हमारे हर पेपर में है. और ये मैंने इसलिए बताया था कि 2-3 साल पहले बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि इंस्टीट्यूट पेपर ढंग से चेक नहीं करता, तो कहीं ना कहीं पेपर चेकर के हाथ में से थोड़ी पावर कम कर दी कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता. ABCD ऑप्शन होती है, वो इसको मार्क्स देने पड़ेंगे. तो ये किया गया है. मेरे हिसाब से तो 50-50 कर देना चाहिए. 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव, काम ही खत्म, टेंशन ही खत्म. बेस्ट पार्ट ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो इंकी पिंकी पोंकी माई फादर है द डोंकी, ऐसा कर सकते हैं अगर समझना आए तो, लेकिन कोई टेंशन नहीं है. और पेपर में 60-40 के बारे में मैंने डिस्कशन करी थी. हमारा 60 नंबर का इनकम टैक्स है, 40 नंबर का GST है. पहले मैं इनकम टैक्स से शुरू करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है वो 2/3 ऑफ द सिलेबस है. क्वांटम भी ज्यादा है और प्रैक्टिकल बेस आ रहा है. GST इज मोर अबाउट थ्योरी, मतलब ये नहीं कि GST में प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन GST में थ्योरी है, तो उसको हम लास्ट में कर लेंगे. इसको पहले हम इनकम टैक्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो हमें लगेगा 2/3 हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों. उसके बाद क्लासेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो वो आपको पता ही है, आप फॉलो करोगे नहीं, बस मेरा काम तो बताना है. फॉलो करोगे तो आप 90 ले आओगे, नहीं करोगे तो 60-50 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. डाउट्स के बारे में मैंने डिस्कशन करी थी. मैंने ये भी बता दिया था टैक्स क्या होता है और टैक्स लगाया कैसे जाता है, सरकार लॉ कैसे बनाती है, आर्टिकल 265, आर्टिकल 246, ये बुनियादी बातें करी थी. अगर आज हमारा सेकंड लेक्चर है तो जिस मेरे प्यारे बच्चे ने फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया है, तो ये हमारे क्लासेस के लेक्चर्स रिकॉर्डेड है और सून हमारे जतिन सर के यूट्यूब चैनल पे ये आ जाएंगे. तो डोंट वरी, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया है आपको बिंदास इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, टेंशन ना लीजिए. हम हैं तो क्या गम है, जब तक हम नहीं थे जब तक टेंशन थी. तो वाया टैक्सेस लेवीड, इसके चार जहाँ 4 यार मिल जाएं, रात हो गुलजार जहां 4 यार. तो टैक्स के 4 रीजंस है. बताइए जी. सुमित कौन था? हाँ जी सुमित, तुम बताओ. रेवेन्यू जनरेशन फॉर द गवर्नमेंट. वेरी गुड. नाम बताओ, मैं नाम भूल जाता हूं जल्दी. बिलाल का मतलब गुलाल से मिलता जुलता कुछ, गुलाल. अच्छा, पता, नाम का मतलब तो पता होना चाहिए. ऐसा क्यों भाई? अच्छा, तो अमन ये बताओ दूसरा रीजन टैक्स लगाने का. वो देखो कॉपी पढ़ रहा है बदमाश. वो देखो, क्या नाम है आपका? प्रताप. जल्दी से कॉपी खोल के पढ़ने लग गया. रीप्राइसिंग मतलब चीजों को महंगा सस्ता करना टैक्स से हो जाता है. टैक्स लगाएंगे चीज महंगी हो जाएगी, टैक्स कम कर देंगे चीज सस्ती हो जाएगी. हाँ जी प्रताप, देख तो लिया होगा तूने. हाँ है, इतना टाइम ही नहीं दिया आपने. जल्दी बोल. टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 9.9 10. यार अभी साला एक क्लास हुई और उसमें बुनियादी बातें करी, कोई ऐसी बात भी नहीं करी है कि जो तुम्हें याद करनी पड़े. हाँ जी. रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है गरीबों और अमीरों में डिफरेंस को कम करना. अमीरों पे ज्यादा मार, गरीबों पे कम मार. तो वहां से पैसा लेते हैं अमीरों से टैक्स के रूप में, गरीबों को देते हैं. हाँ जी. चौथा रीजन
रिप्रेजेंटेशन, टैक्स लगाने का चौथा रीजन है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन बोले तो बीड़ू, क्या बोलो जी, रिप्रेजेंटेशन मतलब ये बेटे ना मैंने रूल्स बताया था, अलर्ट इन दी क्लास, रिवाइज करना, छोटी छोटी बातें हैं। देखो अभी तो मैं प्रेशर डाल नहीं रहा हूं आप पे, आपके मैं उसके आगे आप लोगों का खून निकाल दूंगा। खून मींस ब्लड, क्योंकि टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड सब्जेक्ट इन ग्रुप 1। सबसे ज्यादा टाइम मैं लगाने वाला हूं क्लासेस के अंदर। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है, टीचर की बात को माने और चले उस रास्ते पे जो हम दिखा रहे हैं। मैं ऐसे इतना आपको मोटिवेट कर रहा हूं, इतना आपको रास्ता दिखा रहा हूं, ऐसे नहीं कर रहा, इसके पीछे रीजन है, ये सब काम ही आएंगे। हाँ जी, रेस डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो, नहीं सॉरी, रिप्रेजेंटेशन बोले तो क्या मतलब? रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है सरकार में बोलने का हक। कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, और कुछ दोगे तो बोलने का हक भी रहेगा। तो टैक्सेस से हमारी पार्टिसिपेशन होती है, टैक्सेस से हमारी भागीदारी होती है सरकार के अंदर। ये सब हमने चर्चा करी थी, अब मैं उस पर दोबारा नहीं करूंगा। उसके बाद अब मैं तीसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूं। तो दो बुनियादी क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था बच्चा पार्टी। अब लिखिए अपने अपने कर कमलों से अपने रजिस्टर पे तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। किस भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्सेस हमारे देश में लगाए जाते हैं, लिखिए। और अलग अलग टाइप के टैक्सेस हैं, एक टाइप का टैक्स नहीं है, क्योंकि आजकल एक कमाई से भी काम नहीं चलता है। तो मेरे भी 5-6 सोर्सेज ऑफ इनकम है। अब मैं सारे नहीं बताऊंगा क्योंकि पब्लिकली डिस्क्लोज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हो तो आपको टेंशन नहीं होती, एक से कम आ गया दूसरे से आ गया। जैसे आपकी 4 गर्लफ्रेंड्स हो, 4 बॉयफ्रेंड्स हो, अरे एक भाग रहा है, भागने तो दूसरा तो है, टेंशन नहीं है। सर हमारा तो एक भी नहीं है। आप 4 की बात कर रहे हो, कोई नहीं बेटा। व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, राइट डाउन। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। हाँ जी, पहला टैक्स देखिए जरा, सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स पे कौन सा टैक्स लगाया जाएगा? जीएसटी। तो लिखिए व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। सॉल्यूशन, सप्लाई ऑफ गुड्स डैश जीएसटी। सप्लाई ऑफ गुड्स डैश जीएसटी। तो गुड्स के सप्लाई करने पे, गुड्स के सेल करने पे, गुड्स के ट्रांसफर करने पे, गुड्स की बिक्री करने पर एक टैक्स लगाया जाएगा, दैट इज नोन एज जीएसटी। तो ये किस पे लगाया जाएगा? सप्लायर पर, जो गुड्स का सप्लाई कर रहा है, एसी बेच रहा है, टीवी बेच रहा है, मोबाइल बेच रहा है। हमारे जतिन त्यागी सर क्लासेस पे लगाया जाएगा, गुड्स नहीं है तो फिर तो गुड्स पे लिखा है, यहां तो मैंने गुड्स लिखा है। और गुड्स का क्या मतलब होता है? गुड्स जो टेंजिबल हैं या जो छू सकते हैं, जो फील कर सकते हैं, वो गुड्स होते हैं। यस, गुड्स कैन बी इंटेंजिबल ऑल्सो लाइक इलेक्ट्रिसिटी, बट अब हम उसकी बात कर रहे हैं गुड्स की। गाइस, सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे भी जीएसटी है, तो लिखिए सप्लाई ऑफ गुड्स डैश जीएसटी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज डैश जीएसटी। तो क्या यह कहना सही रहेगा कि जीएसटी हमारा गुड्स पर भी है और सर्विसेज पे भी है? पहले ऐसा नहीं था। आज से करीबन 5 साल पहले गुड्स पे अलग टैक्सेस थे, सर्विसेज पे अलग टैक्सेस थे। जब मैं जीएसटी पढ़ाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि अलग अलग टैक्सेस क्यों थे और गवर्नमेंट को फिर कॉमन लाकर जीएसटी लगाना पड़ा, इसके पीछे क्या रीजन है। तो जब हम जीएसटी की चर्चा करेंगे मैं बताऊंगा। फिर भी मैं एक हिंट के रूप में आपको बताना चाहूंगा ये गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी क्यों आया। अगर आपको याद हो, आज से 5 साल पहले आप कभी डिनर करने गए हो बाहर, या कभी खाने गए हो मैकडोनल्ड्स में, डोमिनोज में, या कहीं भी रेस्टोरेंट में, याद है 5 साल पहले की बात? नहीं, कोई 5 साल पहले तुम साला कभी खाने नहीं गए बाहर कभी? तो याद करो, सोचो कभी 2015 की बात, 2016 की बात, कितने जब तुम 13-14 साल के होंगे, तो उस वक्त, अब वैसे तुम्हें याद तो रहा ही नहीं होगा, उस वक्त रेस्टोरेंट का बिल आता होगा, अब जैसे अभी आता है, उस बिल पर 2 टैक्स लगाए जाते थे, वैट और सर्विस टैक्स। और अगर थोड़ा याद आ जाए और थोड़ी मेमोरी को स्क्रैच करो, करीबन 20 से 25% टैक्सेस होते थे। तो 1000 रुपए के बिल पे, मुझे अभी तक याद है, पार्टी वार्टी करते थे, साला 1200-1300 रुपए का बिल आ जाता था। प्रॉब्लम ये होती थी उस वक्त
सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान का है, मैं यहां तो फिजिकली तो हो, क्या चल रहा है माइंड में, बताओ बताओ, मुझसे बच नहीं सकता कोई। कौन सा थॉट माइंड में क्रॉस किया? हाँ देखा, यही तो मैं चाह रहा हूं, कंसंट्रेशन, बिल्कुल एकाग्रता से सचिन सर के पास कंसंट्रेशन। मुझे देखो खाली तुम इस क्लास में, बस वैसे मुझे कोई फायदा नहीं है देखने का, लेकिन क्लास के अंदर मेरे पे कंसंट्रेट करो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो उस वक्त केंद्रीय सरकार रेस्टोरेंट्स में जो खाना खाता था उस पर सर्विस टैक्स लगाती थी, और राज्य सरकार रेस्टोरेंट्स में जो खाना खाता था उस पर वैट लगाती थी। तो हम केंद्र सरकार से पूछते थे, भाई सर्विस टैक्स क्यों लगा रहे हो? क्या जी ये रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने आए हैं, सर्विस है, फील के लिए आए हैं। रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं या एक फील के लिए भी जाते हैं? फील के लिए भी जाते हैं, और स्पेशली अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड साथ में जाए तो अलग ही फील आ जाती है, फिर तो ढाबा भी अच्छा लगता है। एक्सपीरियंस है तुम लोगों को कुछ? नहीं, अच्छी बात है, पढ़ाई कर लो फिर ले लेना, जिंदगी भर का एक्सपीरियंस पड़ा। और स्टेट गवर्नमेंट कहती थी कि भाई रेस्टोरेंट में फील लेने को जाते हैं, फील गई तेल लेने, हम जाते हैं खाना खाने, खाने का स्वादिष्ट टेस्ट है तो हम जाएंगे। अब मोमबत्ती जल रही नहीं जल रही, लाइटें खराब, उससे क्या मतलब, खाना अच्छा होना चाहिए, तो हम इसको गुड्स मानेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती थी खाना इन द रेस्टोरेंट इज गुड्स, तो हम लगाएंगे वैट। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी, आज से 5 साल पहले की बात है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी भाई रेस्टोरेंट में खाना इज अ सर्विस, खाना तो एक बाय प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो हम लगाएंगे सर्विस टैक्स। झगड़े थे भैया, मैं कह रहा हूं कुछ, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कुछ, सेंट्रल स्टेट कुछ कह रहे हैं, दोनों उस पर डबल टैक्सेशन करते थे और चीजें महंगी होती थी। ये जड़ थी जीएसटी आने की प्रॉब्लम। मैंने कहा था मिनी क्लासेस में मैं बताऊंगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि कुछ जरूरत थी तो आविष्कार हुआ। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती थी, बोलती थी हर चीज में ये सर्विस है, सर्विस है, सर्विस है। स्टेट गवर्नमेंट कहती थी गुड्स है, गुड्स है, गुड्स है। प्रॉब्लम ये थी, आर्टिकल 246, जो आर्टिकल मैंने लास्ट क्लास में चर्चा करी थी, आर्टिकल 246, 246, वो ये कहता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी या स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। सर्विसेज पे पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गुड्स पे टैक्स लगाने की पावर किसके पास थी? स्टेट के पास। जब लड़का लड़की में भेदभाव करोगे ना तो झगड़े होंगे। लड़कियां अच्छी होती हैं, लड़के वाले के हमने क्या खून पिया किसी का? अब वो लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां बोलेंगे हमने खून पिया किसी का। तो जहां भेदभाव होगा वहां, अब आजकल हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना, फ्रिक्शन हो रहा है ना, जो झगड़े, अब बोलते हिंदू मुस्लिम एक है, झगड़े खत्म। बोलो भाई हिंदुस्तानी है, झगड़े होंगे? बोलो नहीं, वो बोलेंगे नहीं मैं हिंदू हूं तू मुस्लिम है, हो गया झगड़ा। तो ऐसे ही सर्विस पे टैक्स लगाने की पावर सेंटर के पास थी, गुड्स पे टैक्स लगाने की पावर, और दोनों झगड़ते थे। वो तो गुड है, वो कहता नहीं 26 है, वो कहता है गुड है, क्या 26 है, और दोनों कह फिर दोनों लगाओ। पिस्ता कौन था? आम आदमी। अब गवर्नमेंट ने सोचा प्रॉब्लम तो आ रही है, इकट्ठा टैक्स कर दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दोनों लगाते हैं मिलकर। जब भी आपने नोटिस करो, आप रेस्टोरेंट में खाने जाओ, अब तो जाते होंगे, हैं? कब गए लास्ट? बर्थडे पे? किसका हैप्पी बर्थडे था? वो क्या बात है, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे बेटा, कब आया था? 9 जुलाई को, ठीक है जी। कहां गए थे खाने? बर्गर किंग। तो ठीक है, बिल आया होगा कितने का? कुछ आइडिया होगा लगभग 800। उस पर टैक्स लगा था, देखा था? हाँ, जीएसटी लगा था, उसे 5% खाली, और 2.5 सेंटर स्टेट बांट लेते हैं। यानी कि पहले क्या था, सेंटर का अलग स्टेट का अलग, अब दोनों मिलकर लगाते हैं आधा आधा। सर्विस चार्ज एक चीज अलग है, सर्विस चार्ज एक चीज अलग है। वो जो वेटर्स होते हैं उसकी सर्विस के लिए वो 5%, 10%, 15%, 20% लगाते हैं, और वो भी अभी जजमेंट आई है, ऑप्शनल है। अगर आपको लगे कि सर्विसेज अच्छी नहीं है तो आप देने से मना कर सकते हो। दैट इज नॉट अ टैक्स। नहीं मानना, उनके अंकल को भी मानना पड़ेगा,
अगर आप मना कर दो। लेकिन आप पहले से जब बिल आए, बिल आने से पहले ही बोल दो कि भैया हमें तुम्हारी सर्विस पसंद नहीं आई। होता कि हम फैमिली के साथ जाते हैं तो वहां पर झगड़ना हमें थोड़ा पसंद नहीं आता। अगर आपको सर्विस उनकी लग रही अच्छी नहीं है तो यू कैन रिफ्यूज टू पे, दे विल नॉट चार्ज इट एंड दे हैव टू रिमूव इट इफ दे हैव लेवीड इट, बट दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज नॉट अ टैक्स। तो जीएसटी आने के पीछे यही मंशा थी। तो अब जीएसटी दोनों सरकारें मिलकर लगाती हैं और दोनों आधा आधा करके लगाती हैं कि भाई 2.5 तेरा 2.5 मेरा, 6 तेरा 6 मेरा, 12 हो गया, 18 है तो 9 तेरा 9 मेरा। ये हम जीएसटी को जब डिटेल में पढ़ेंगे ना जब समझेंगे। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात हमने कर ली। इंपोर्ट ऑफ गुड्स ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सीए इंटर में कस्टम ड्यूटी सिलेबस में नहीं है। वैसे कस्टम ड्यूटी कब लगती है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। यूएस यूके से गुड्स इंडिया में आए और इंडिया से गुड्स बाहर गए, ये जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट आएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, 100 नंबर का पूरा, उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट टैक्स जो हमारे सिलेबस में है, लिखिए इनकम पे डैश करके इनकम टैक्स। इनकम पे डैश करके बच्चा पार्टी लिखिए इनकम टैक्स। एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीएसटी? GST was levied on the supplier of goods or services. Supplier of goods or services like Haldiram's, banks, insurance, a person selling computer, Jatin Tyagi classes, ये सब गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं तो हम लोगों पे लगाया जाता है। इनकम टैक्स लगाया जाता है आपकी इनकम पर। इनकम बोले तो आप नौकरी करते हो तो सैलरी मिलती है, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो डिविडेंड मिलता है, बैंक में एफडी बनाते हो तो ब्याज मिलता है, केबीसी में जाते हो तो आपको प्राइज मनी मिलता है। और ये कुछ गेम्स वेम्स ही आजकल आ रहे हैं, बच्चे बता रहे थे अभी रम्मी 11 और ये पता नहीं कुछ गेम शोज में पैसा लगाया तुम्हें, इसने लगाया ना, अभी कोई कह रहा 700-800 रुपए जीता था मैं, कोई जीता होगा बच्चा, तो मतलब ये भी तो कमाई है। तो आपकी जो इनकम है उस पर इनकम टैक्स लगता है। ये गुड्स और सर्विसेज का मतलब नहीं है इसका, आप कमाई करते हो। लेकिन ये क्वेश्चन आ रहा है क्या मैकडोनल्ड्स वालों पर जीएसटी भी लगेगा और इनकम टैक्स भी लगेगा? ये बताइएगा जरा, एक थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे। क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, मैकडोनल्ड्स वालों पर जब वो सेल ऑफ बर्गर करेंगे, मान लीजिए कितने का बर्गर किया, 100 रुपए का, वो क्या लगा देंगे इसके ऊपर? जीएसटी। कितना परसेंट बच्चा पार्टी? 5%। क्या बात है। उसमें वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा आधा आधा, वो 2.5 इसलिए आधा हो गया, और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो प्रॉब्लम पहले आती थी। कभी सोचा था राहु केतु इकट्ठे हो जाएंगे हिंदुस्तान में, क्योंकि मैं राहु केतु मानता हूं सेंट्रल और स्टेट को। तो ये आर्टिकल 246 सुन लीजिए एक बात और, ये आर्टिकल 246 होता था जो कहता था सेंटर और स्टेट मिलकर लगाएंगे। लेकिन ये सॉरी आर्टिकल 246 कहता है सेंटर अलग लगाएगा, स्टेट अलग लगाएगा। इसलिए एक नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, ये लिखना नहीं है, आर्टिकल 246A। ये जीएसटी इसके माध्यम से लगाया जाता है। और अदर टैक्सेस जितने भी हमारे देश में टैक्सेस हैं वो 246 से लगाए जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको रीकैप करवाता हूं दोबारा से, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आप इसको कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट में जहां पर भी जगह मिले एक बात लिखिएगा, लिखिए फटाफट। इस सॉल्यूशन में नहीं, मैकडॉनल्ड्स की वाली बात नहीं, लिखिए ऑल टैक्सेस इन इंडिया, कहीं भी लिख लीजिए वर्किंग नोट बनाकर या कुछ भी। ऑल टैक्सेस इन इंडिया एक्सेप्ट जीएसटी, except GST are levied by Article 246, wide Article 246, which separates, wide Article 246 which separates power to make law, which separates power to make law between center and the state, which separates power to make law
बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। ये बात क्लियर है? तो 246 जो लास्ट सेशन में पढ़ा था उसमें ये लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट इन मुद्दों पे लॉ लाएगी, स्टेट गवर्नमेंट इन मुद्दों पे। तो जितने भी नॉन जीएसटी टैक्सेस हैं या तो वो सेंटर के होंगे या स्टेट के। हॉवेवर लिखिए, हॉवेवर जीएसटी, हॉवेवर जीएसटी इज लेवीड बोथ, यस बच्चों, बोथ बाय सेंटर एंड द स्टेट, बोथ बाय सेंटर एंड द स्टेट, गवर्नमेंट टुगेदर, बोथ बाय द सेंटर एंड द स्टेट, गवर्नमेंट टुगेदर। अब ये आर्टिकल 246 से तो लगा नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल 246 में टैक्स लगाने की पावर या तो केंद्र के पास है या राज्य। कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स लगाने की पावर नहीं है, चेक करो, लिखवाए लास्ट क्लास में, चेक करो, ये वर्ड भी लिखवाए थे कि कॉन्करेंट लिस्ट डज नॉट हैव द पावर टू लेवी टैक्स। उस पे फॉरेस्ट के ऊपर लॉज, मैरिज के ऊपर लॉज, एजुकेशन के ऊपर लॉज बनते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। ये समझ लो, ये बुनियादी बातें स्टार्टिंग क्लास में इसलिए करवा रहा हूं, क्लैरिटी मिल जाए, उसके बाद नहीं होंगी ये। क्लियर है? अब इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी नहीं सोचा था कि कहीं राहु केतु इकट्ठे मिलकर टैक्स लगाएंगे, तो इसलिए उन्होंने तो टैक्स लगाने की पावर केंद्र को दी या राज्य को दी। ये तो हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के 70 सालों में पहली बार हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये टैक्स लगाने की पावर दोनों को दी गई। तो मैं लास्ट लाइन क्या रिपीट करिए, लिखवाइए, रिपीट करिएगा। हाँ जी, नहीं एक लाइन और बोलो। टुगेदर वाइड आर्टिकल 246A, वाइड वी मतलब नॉट डब्ल्यू, क्रिकेट बहुत देख रहे हो आजकल एशिया कप का, तो वाइड बॉल नहीं, वी, वाइड आर्टिकल 246A। अब समझो, तो कस्टम ड्यूटी है, हाउस टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो या तो केंद्र या राज्य का होगा आर्टिकल 246 की पावर के हिसाब से। और जीएसटी केंद्र और राज्य दोनों लगाते हैं, तो वो कौन से आर्टिकल के माध्यम से लगता है? 246A। क्लियर? बस ए नया आर्टिकल डाला गया था। हाँ, तो आर्टिकल 246 जब अमेंड करते हैं तो बीच में नया आर्टिकल डाल दिया। ए मींस अमेंडमेंट कह लो, या ए मींस एक नया, जैसे गाड़ियों के नंबर पहले होते थे डीबीसी, 3 डिजिट के होते थे, फिर डीबीसी ए या डीबीसी बी, तो क्या करें, वो आर्टिकल्स के बीच में अमेंडमेंट करके डालना पड़ता है, तो इसलिए हमने आर्टिकल 246A कर दिया। अमेंडेड कह लो या एक अल्फाबेट ए कह लो, उसकी आपकी मर्जी है। चलिए, तो अब मैंने आपको बात करी, एक सेकंड बेटा, इरेजर ढूंढ रहा हूं, मिल गया, तो इसको आइए जरा। तो हमने अभी क्वेश्चन क्या किया, गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे कौन सा टैक्स लगेगा? जीएसटी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और मेरा पेन कहाँ गया? ये रहा जी। हाँ जी, और बेटा इनकम पे टैक्स कौन सा लगेगा? अब जरा डिफरेंस देखिए, बर्गर खाने गए, 100 रुपए का बर्गर था, सीजीएसटी आधा लगेगा 2.5%, और बच्चे एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5%, तो 5 रुपए लगा और 105 रुपए का आपने बर्गर खा लिया। ऐसे उन्होंने हजारों बर्गर हिंदुस्तान में एक साल में बेचे होंगे, उसके साथ ड्रिंक्स भी होंगी हजारों टाइप की। अब मान लीजिए उनका टोटल रेवेन्यू जो आया मैकडोनल्ड्स का, टोटल रेवेन्यू ड्यूरिंग 22-23 फाइनेंशियल ईयर, जैसे ये एक सेल आया, ये 5 रुपए तो उनके नहीं, ये 5 रुपए तो कहां चले जाएंगे? हाँ, ये वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देंगे। उनका जो अपना हिस्सा है वो है 100 रुपए, तो टोटल रेवेन्यू उनको मिला, मान लीजिए गाइस 100 करोड़ रुपीस। ये उनकी इनकम है या ये पैसा उनके पास आया है? आया है, समझिएगा। गवर्नमेंट कहती है इसमें से मैकडोनल्ड्स वालों आप अपने एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए। वो बर्गर उन्होंने बनाया होगा, बन, उसकी जो टिक्की है, उसकी जो पैटी है वो बनाई होगी, सॉसेजेस हैं,
और स्टाफ की सैलरी बांटी होगी, रेंट के खर्चे होंगे, एडवर्टीजमेंट के खर्चे होंगे, करोड़ों के खर्चे होंगे, और लगभग गाइस उनके 75 करोड़ के एक्सपेंस आ गए। तो इसको क्या बोलेंगे? व्यय। हिंदी में बोलते हैं व्यय, जो खर्च हो गया, जो बच गया, दैट इज नोन एज इनकम और देयर प्रॉफिट। और देयर प्रॉफिट कितना बचा? 25 करोड़ रुपीस। गाइस इस पर उनको इनकम टैक्स देना है। सो इनकम टैक्स माय डियर फ्रेंड्स इज अ टैक्स ऑन योर आया माइनस व्यय, दैट इज आय। एक हिंदी में बोले तो आय, और इसके ऊपर जो कर लगाया जाता है वो इनकम टैक्स है या आयकर है। तो आयकर विभाग या आयकर क्या होता है? जो आयकर विभाग लेता है आपसे, दैट इज योर रेवेन्यू माइनस योर एक्सपेंसेस। तो यानी कि एवरी पर्सन इज लायबल टू पे 2 काइंड ऑफ टैक्सेस। तो जतिन त्यागी सर, व्हेन ही टेक्स द फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, वी एज अ इंस्टीट्यूट हैव टू पे जीएसटी। आपसे हम जीएसटी लेंगे और जमा करवाएंगे, लेकिन हमारे बिजली के, पानी के और फैकल्टीज को भी हमें पेमेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा रह गया उस पर हमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन योर रेवेन्यू और ऑन योर इनकम। लेकिन जो रेवेन्यू पे टैक्स है वो आपका जीएसटी है, और जो आपका प्रॉफिट पे टैक्स है वो इनकम टैक्स है। तो डुप्लीकेट नहीं है ये। अच्छा एक बार सुनो, और 100 करोड़ की रेवेन्यू आए, मैकडॉनल्ड्स वालों को 125 करोड़ के खर्चे हुए, मान लीजिए मे बी लॉकडाउन लग गया, खर्चे तो कम नहीं होते, अब उनको लॉस हो गया 25 करोड़ का, दैट इज इनकम और लॉस? लॉस। इनकम टैक्स कितना लगेगा? नो इनकम टैक्स। लेकिन जीएसटी लगेगा। जीएसटी आपके रेवेन्यू पर है, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, साला जीएसटी तो देना ही देना है। लेकिन इनकम टैक्स बेस्ट पार्ट है, आपकी कमाई पर है। आप जैसे मौसमी का जूस, मौसमी में जूस ही नहीं निकला तो इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन मौसमी पे क्या लग जाता है? जीएसटी। समझने के लिए, ऐसे नहीं मौसमी पे जीएसटी लगता है। तो आपके रेवेन्यूज पर, आपके सेल्स पर, आपकी फीस पर, जो आप गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो उस पे जीएसटी है। वो बेस्ट पार्ट है, अपनी जेब से नहीं देना, क्लाइंट से, कस्टमर से, स्टूडेंट से, पेशेंट से रिकवर करके हम दे देंगे। एज अ डॉक्टर पे कहीं की जगह जीएसटी है, हर एक जगह नहीं है। और बचा हुआ जो हमारा निचोड़ है, हमारा जो मुनाफा है, हमारा लाभ है, उस पर हमें इनकम टैक्स देना है। यानी कि अगर लाभ नहीं हुआ तो हमें इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ आ गई? चलो, यू वांट टू आस्क समथिंग? कोई क्वेश्चन आना चाहिए आपके मन में, आ रहा है कोई क्वेश्चन? नहीं है? हाँ जी, चलो। देखो अब ये एक्सपेंसेस आपको हर इनकम से सेक्शन पे सरकार ने बांध रखी है। मकान पर किराए देते हो 30% का खर्चा मिलेगा, तो अगर 1 लाख का किराया है तो 30,000 रुपये से ज़्यादा ले ही नहीं सकते। रो लो, पीट लो, नाच लो, नागिन डांस कर लो, नहीं मिलेंगे। अगर आपकी केबीसी में इनकम आई 1 करोड़ रुपए, कौन बनेगा करोड़पति में? आपका स्वागत है, आप जीत गए 1 करोड़। सर मैं ना मुंबई आया था फ्लाइट लेकर, सर मैं ना 2 बाउंसर्स को लाया हूं, इन सभी खर्चे माइनस कर लूं साथ में। गवर्नमेंट कहती है ढिल्ले का खर्चा माइनस नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी इनकम है जिसपे खर्चा देते ही नहीं है, कुछ ऐसी इनकम है जिसपे खर्चा 30% देती है। सैलरी वालों को कहते हैं तुम नौकरी करते हो क्या? हाँ। क्या बिजली किसकी है? क्या मेरे बाप की? बाप की मीन्स बॉस की। खाना पीना किसका है? क्या बॉस का। तेरे खर्चे क्या है? क्या मेरे खर्चे तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं। तो गवर्नमेंट कहते हैं 50,000 रुपये ले लो, बस वहाँ पर लिमिट बांध रखी 50,000 की। तो ये याद करना पड़ेगा कि किन कमाई में से, किन रेवेन्यू में से कितने खर्चे हैं। यही तो खेल है सारा इनकम टैक्स में, और कुछ है ही नहीं। जो आपने बात पूछ ली है यही खेल याद रखना है बस, कि किन इनकम में से या किस रेवेन्यू में से कितना माइनस कर सकते हो। तो मकान के किराए से कितना माइनस कर सकते हो? 30% ज़्यादा से ज़्यादा। वही तो कह रहा हूँ। वो तो अब मैं अब 1.5 लाख की स्टैंडर्ड डिडक्शन किस में? 1.5 लाख की मिलती है? नहीं, 50,000। कहाँ से पढ़ लिया तुमने? नहीं, वो 1.5 लाख नहीं है, 50,000। तो कहने का मतलब क्या है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग सेक्शंस हैं जो हमें याद रखना है। दैट इज द की फॉर इनकम टैक्स। चलिए तो वापस आ जाइए बच्चों पीपीटी पे। तो अपने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे क्या है? जीएसटी। अच्छा एक बात और याद रखनी पड़ेगी, इसमें गुड्स और सर्विस सब पे जीएसटी नहीं होता।
फल बेच रहे हो, सब्जियां बेच रहे हो, डॉक्टर है, उस पर जीएसटी नहीं है, लेकिन डॉक्टर कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहा है, उस पर जीएसटी है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, डिटेल में करेंगे जब जीएसटी पे पहुंचेंगे, लेकिन मैं अभी कंसंट्रेट किस पे करूंगा, इनकम टैक्स पे। तो इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रेवेन्यू और ऑन इनकम। तो यहां पर ही लिख लो एक पॉइंट, जहां पर आपने लिखा था इनकम के आगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ टैक्स, या दोनों बातें लिख लो, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन रेवेन्यू, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन रेवेन्यू, GST is a tax on revenue, whereas income tax is a tax on profits। जैसे अगर एक डिफ्रेंशिएशन करें, चलो आपका मन हो तो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो वी कैन टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। बच्चा पार्टी, अगर हम डिफरेंस कर लें कि इनकम टैक्स और जीएसटी का डिफरेंस, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम इसको डिफरेंस करें, ये पेज नीचे क्यों नहीं जा रहा भाई, ये वाला एरो से, कौन सा एरो दबा दिया तूने, ये वाला, क्या बात है, तुम नोटिस करते हो यार। अब देखो जरा, जीएसटी और इनकम टैक्स थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लें, समझ आ जाए चीजें। पहली बात, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन रेवेन्यू, और रेवेन्यू कहां से आया, ड्यू टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ, आप दोनों भी देते हो, कैन आई से लाइक दिस। whereas income tax is a tax on income, on supply of goods or services, जो भी है, so it is a tax on profit due to सप्लाई, वर्ड ना लिखें यहां पर बार बार, फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ऑन प्रॉफिट अर्नड, प्रॉफिट अर्नड। सेकेंड बात, हाँ जी गाइस, आर एक्सपेंसेस अलाउड फ्रॉम जीएसटी, मतलब जैसे 1 करोड़ का रेवेन्यू आया, उसमें से एक्सपेंस माइनस करते हैं, या बिना एक्सपेंस माइनस करने रेवेन्यू पे लगाया जाता है। हाँ, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू आर सब्ट्रैक्टेड और नॉट सब्ट्रैक्टेड, नॉट सब्ट्रैक्टेड, यस मेरे बच्चे, नॉट सब्ट्रैक्टेड। हाँ जी, लेकिन इनकम टैक्स में जब इनकम निकाली जाएगी तो उसके लिए जो खर्चे किए, पापड़ बेले, जैसे शादी करे तो उसके लिए आपने फंक्शन किया, फेरे किए, पंडित जी को दक्षिणा दी, और कुछ पैसे आए भी, तो उसमें से वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है वो। लेकिन वहां पे शादी का एग्जांपल ये नहीं ले कि शादी की इनकम टैक्सेबल होती है, मैं ये नहीं कह रहा, एग्जांपल के तौर पे। सो गाइस यहां पर लिखिए एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, लेकिन वो भी सारे अपने मनमानी नहीं, सरकार बताएगी, टू अर्न रेवेन्यू आर सब्ट्रैक्टेड। तो कोई बच्चा कह रहा था स्टैंडर्ड डिडक्शंस, ऐसे कुछ डिडक्शंस हैं जो सरकार ने बना रखी है। हाँ जी, तीसरी बात बच्चे, लॉस होगा तो जीएसटी देना पड़ेगा। अरे सर वो नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मत लो जीएसटी, देना पड़ेगा भाई, प्रॉफिट हो या लॉस हो, सेल तो है, बच्चे आए। ऐसा बहुत बार हुआ है, कभी जब हम पढ़ाते थे स्टार्टिंग में, बच्चे खाली बैच में, जैसे अब तो बहुत बैचेस ले लिए, कभी एक बच्चा आया या 2 आए मान लो स्टार्टिंग में, खर्चे तो उतना ही होते हैं यार,
तो जीएसटी तो या उसमें जो भी लगता तो देना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि वो तो सेल पर है। अब सेल करके तुम्हें मुनाफा हुआ या लॉस हुआ, गवर्नमेंट को क्या मतलब। तो लिखिए जीएसटी एप्लीकेबल even in case of loss, in case of loss। गाइस बच्चों ये बताओ इनकम टैक्स लॉस में लगेगा, क्योंकि वो तो प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, सीधी सी बात है। तो इनकम टैक्स नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लॉस। डिफरेंस तो समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आइए जरा और बच्चों, कौन सा टैक्स चट मंगनी पट भी आए और कौन सा टैक्स पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जीएसटी तो हाथों हाथ है, आपको सर्विस दी, लगाया, गवर्नमेंट को अगले महीने तक जमा भी करवाना है, वेट नहीं करनी इसमें। लेकिन इनकम टैक्स होता है साल खत्म होने के बाद। पूरे साल कमाओ, पीएनएल कब बनेगा? साल खत्म होने के बाद। बैलेंस शीट कब बनेगी? साल खत्म होने के बाद। नफा नुकसान जब भी तो निकलेगा। हर ट्रांजैक्शन का नफा नुकसान नहीं निकालना, साल का नफा नुकसान। जीएसटी में क्या है, मैंने आज बर्गर बेचा 10 बजे लगाओ, 11 बजे बर्गर बेचा लगाओ, 12 बजे बर्गर बेचा लगाओ, और सारा टैक्स अगले महीने तक जमा करवाना होता है। इसके साल की वेट करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा प्रॉफिट आएगा जब दूंगा। गवर्नमेंट कह रही बाबले ये प्रॉफिट पे टैक्स ही नहीं है, ये तो आपकी सेल पर है, सेल कर दी क्या, हाँ टैक्स दे दो। तो ये ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है या आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर दिया जाता है? जीएसटी ड्यूरिंग द ईयर। उसमें डेट्स फिक्स हैं, अगले महीने की 20 तारीख है, कई जगह 22 तारीख है, कई जगह 24 तारीख है, कई क्वार्टरली पेमेंट्स हैं। बेटा बोलो बोलो, उसको क्या बता रहे थे? हाँ जी, डेट्स। अच्छा लिखिए जी, जीएसटी पेबल ड्यूरिंग द ईयर इटसेल्फ, उसमें भी मंथली है, ड्यूरिंग द ईयर इटसेल्फ, क्योंकि ये सेल कर दी, लगा दिया दो। लेकिन जो इनकम टैक्स है बच्चों, वो इनकम पे है, पूरे साल की इनकम पे है। तो इनकम कब पता चलेगी? साल खत्म होने से पहले या साल खत्म होने के बाद? साल खत्म होने के बाद, जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे, नफा नुकसान इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे, तो ये पेबल आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर। इनकम टैक्स पेबल आफ्टर एंड ऑफ ईयर, जब तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा भैया। और बताओ क्या डिफरेंस है? हाँ, जीएसटी मेरे पर होल नहीं करता, मेरी पॉकेट में छेद नहीं करता। मैंने सेल करी, बर्गर के प्राइस में लगा दिया। जतिन त्यागी सर ने कोचिंग प्रोवाइड करी, फीस पे लगा दिया। तो हम अपनी जेब से नहीं देते, ये हम कस्टमर की, क्लाइंट की जेब से रिकवर कर लेते हैं। तो लिखिए, जीएसटी इज रिकवरेबल फ्रॉम द क्लाइंट, कस्टमर ऑब्लिक रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जीएसटी इज रिकवरेबल फ्रॉम क्लाइंट, कस्टमर, वो कुछ भी हो, ऑब्लिक रेसिपिएंट, सप्लायर पे लगाया जाएगा, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, प्राप्तकर्ता। तो आप लोग प्राप्तकर्ता हो, आपसे निकाल लेंगे। लेकिन इनकम टैक्स मेरी कमाई है, आप लोगों से ले लूं, फीस में लगा दूं सचिन सर इनकम टैक्स, फैल जाओगे तुम तो दंगे मचा दोगे। क्या जीएसटी दे देंगे सर? ये नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली दिस इज टू बी पेबल बाय मी ओनली, कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो यहां पर लिखिए कैन नॉट बी रिकवर्ड। इसीलिए फिर हम इसको एक नाम देते हैं, इस टैक्स को एक नाम देते हैं जो रिकवर हो जाते हैं,
इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि वो इनडायरेक्टली कस्टमर से लगाए जा रहे हैं, खुद नहीं दे रहा मैं, डायरेक्टली मेरे पर बर्डन नहीं है, इनडायरेक्ट बर्डन है, शिफ्ट कर दिया उसका बर्डन। क्या बात है, जैसे वो होता है ना, करनी किसी और की, भरनी किसी और की, करनी जतिन सर की और भर कौन रहा है, तुम लोग। मैकडोनल्ड्स की करनी है, बर्गर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, भर कौन रहा है, तुम लोग। बैंक में, इंश्योरेंस में करनी उनकी है, सर्विसेज वो दे रहे हैं, भर कौन रहे हैं, कस्टमर्स। और तुम्हें पता भी नहीं चलता, वो बिल में लिख देते हो, कल चलो चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, और इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलो बेटा, अच्छा स्क्रीन, ये क्या हो गया भाई, चलो म्यूजिक लगा दें, डांस वांस कर लेते हैं। उसको बुलाना एक बार, टेक्निकल पर्सन को। मतलब मूवी वूवी लगा देनी चाहिए यहाँ पर, आराम से बच्चे आके 1-2 घंटे मूवी देख लें। कौन सी वाली है, जन्नत में जारी, हाँ यही देखोगे तुम। चलो जी, सो गाइस ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। और डिफरेंस बताओ, लगाने के ऊपर बताओ, लगाता कौन है, कौन कौन लगाता है इनकम टैक्स, कौन से आर्टिकल के माध्यम से लगता है इनकम टैक्स, 246, क्योंकि वो पावर्स को डिवाइड करता है। तो लेवीड अंडर आर्टिकल 246, ये इनकम, अच्छा ऊपर आ रहा है जीएसटी है, तो ये 246A कर देते हैं बच्चा पार्टी, इसको करते हैं लेवीड अंडर आर्टिकल 246। वो तो लिख दिया ऊपर, रिकवरेबल फ्रॉम द क्लाइंट, बर्डन कैन बी शिफ्टेड। अब लिखिए लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट। मैंने आपको कहा ना, जो भी टैक्स 200 हो मैं दिमाग में ना जीएसटी लगा हुआ कि मैंने जीएसटी पहले, इनकम टैक्स पहले लिखा हुआ है, इसको हम यहां से हटा के इसको इधर लिखना है। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, दिस होल थिंग विल बी रिटन ऑन द राइट साइड। हाँ, उसको आप एरो बना के कर सकते, ये बात सही है, मेरे पास चांस है रब करने की, आप एरो बना के लिख दीजिए। सो लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा था, जो भी आर्टिकल 246 से लॉ बनता है वो लॉ केंद्र सरकार का होगा या राज्य सरकार का, और इनकम टैक्स लगाने की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, इनकम टैक्स लगाने की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है। एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, जिसमें लिखा है, सुनिए, टैक्स ऑन इनकम, ये एंट्री में लिखा है, पढ़िएगा कॉन्स्टिट्यूशन की, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। तो हमारी केंद्र सरकार पूरे हिंदुस्तान में इनकम टैक्स लगा सकती है, खेती की इनकम को छोड़ दो। मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों से कि आप मुझे इसका आंसर दे दो, खेती पे इनकम टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों नहीं दी? सोच समझ के तोल मोल के आंसर दीजिएगा। वाई द पावर टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम is not given to the central government by the constitution. They can levy tax on any damn income, whether dividend, whether interest, whether KBC income, whether salary, business, profession, any kind of royalty. They can levy tax on any damn income except agriculture income. Why? And nobody can give me the right answer. I am fully confident about it.
दोबारा कोई नहीं, कोई गलत हो जाए डोंट वरी। हाँ जी, एग्रीकल्चर बचा रहे, क्यों बचाना है एग्रीकल्चर को? इंपोर्ट ना करना पड़े, ये भी बात सही है कि बाहर से आएगा महंगी चीजें आएंगी, एक रीजन हो सकता है, लेकिन ये राइट रीजन है नहीं, लेकिन आप ठीक है एक्सेप्ट करते हैं। हाँ जी बताओ कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने की पावर केंद्र सरकार को क्यों नहीं दी? वाई द पावर इज नॉट गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट? कि किसान गरीब होता है, प्राइमरी सोर्स है, इसी से सारा रॉ मटेरियल मिलता है और नेचर पे डिपेंडेंट है। अगर ये रीजन होता जो आप कह रहे हैं, तो ये पावर होती नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में किसी के पास भी, लेकिन ये पावर टैक्स लगाने की दी हुई है और ये स्टेट को दी हुई है। तो अगर गरीबी का बात होती तो ये टैक्स लगाने की पावर किसी के पास नहीं होती। बट द पावर टू लेवी टैक्स, सुनिए जरा, ये कॉपी बाद में करिएगा, पहले देखिएगा। एक एंट्री नंबर 46 है ऑफ स्टेट लिस्ट, और एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट में लिखा है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की पावर इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब ऐसा क्यों किया गया? रीजन ये है, स्टेट गवर्नमेंट जमीनी सच्चाई से वाकिफ होती है। दे नो गरीब किसान किधर है, पानी कहां ज्यादा पड़ा, कम कहां पड़ा, बाढ़ कहां पर आई, सूखा कहां पर पड़ा। तो दे कैन यू नो मॉडिफाई द टैक्सेस। सेंटर में बैठा बैठा सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पता होता आम आदमी का दर्द, तो उनको पता होता किसान का दर्द। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट आप इनकम टैक्स लगाइए, 99% इनकम्स पे लगाइए, लेकिन जो किसान की इनकम है उस पे हम स्टेट को पावर दे रहे हैं। तो अगर ये रीजन होता कि किसान प्राइमरी सोर्स है, ये रीजन होता कि किसान गरीब है, तो हम किसी को पावर नहीं देते। तो एग्रीकल्चर पे स्टेट इनकम टैक्सेस लगते हैं, वेराज नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल इनकम टैक्स लगता है। और हमारे सिलेबस में, सीए इंटर के सिलेबस में सेंट्रल इनकम टैक्स है। स्टेट गवर्नमेंट किन पे इनकम टैक्स लगाती नहीं लगाती, दैट इज बियॉन्ड अवर सिलेबस। क्लियर बात? तो अब ये मैं आपसे पूछूंगा, सैलरी की इनकम पे टैक्स कौन लगाएगा, सेंटर या स्टेट? सेंटर। डिविडेंड की इनकम पे, व्यवसाय की इनकम, बिजनेस की इनकम पे, बैंक्स इंश्योरेंस की इनकम पर सेंटर। इनकम्स नॉट रेवेन्यू, इनकम। और अगर एग्रीकल्चर की इनकम, डेयरी फार्मिंग की इनकम, डेयरी फार्मिंग इज नॉट एग्रीकल्चर, वहां पर डिफाइंड है इनकम टैक्स में कि एग्रीकल्चर का था खेती बाड़ी, खेती, सारा प्राइमरी सेक्टर नहीं। प्राइमरी सेक्टर में डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग और पिसिकल्चर, ये सब आता है। लेकिन प्राइमरी सेक्टर इज नॉट बियॉन्ड इनकम टैक्स, नहीं। खाली प्राइमरी सेक्टर में भी खेती की इनकम इज बियॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेरा डेयरी फार्म हो, मेरा पोल्ट्री फार्म हो, ये सब डिटेल में आगे चीजें आएंगी भी, फिर भी अभी मैं आपको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए चीजें बता रहा हूं। तो डेयरी फार्म हो, पोल्ट्री फार्मिंग हो, फिशिंग हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, सब पे इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो खेती का मतलब प्योर खेती बाड़ी मीन जमीन से उगाने वाला, प्लांट्स, उसमें सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, जो धरती की उपज से निकलते हैं। जी, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? क्रॉप्स है ना, जमीन से आ रहे हैं ना, तो एग्रीकल्चर। लेकिन जो मुर्गियां पालन है वो जमीन से कोई आती, बीज डाला, मुर्गी कहाँ मुर्गियां निकल गई, ऐसा नहीं होता। तो समझो मेरी बात। ऐसे मशरूम पे भी वो है, मशरूम खाए, मटर मशरूम, हाँ मशरूम खाते हो ना? तो मशरूम इज अ फंजाई, और मशरूम इज नॉट, ये ना, यू कैन ग्रो इट लैटरली ऑल्सो, इट डजंट रिक्वायर जमीन। तो बट उसको एग्रीकल्चर माना गया क्योंकि कहीं ना कहीं है तो कल्टीवेशन, इज अ प्लांट टाइप ऑफ अ थिंग। तो जितने भी प्लांट्स की चीजें हैं वो एग्रीकल्चर है, मोटा मोटा। चलिए अब ये बताइए जीएसटी कौन लगाता है? जीएसटी इज लेविड बाय बोथ। क्या बात है, लेविड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर, वाइड आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपसे एक बड़ा अहम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन सी लिस्ट के माध्यम से
जीएसटी लगाया जाता है? कौन सी लिस्ट के माध्यम से जीएसटी लगाया जाता है? कोई लिस्ट नहीं है, लिस्ट ही नहीं है। लिस्ट का सारा काम 246 में है। तो नॉन जीएसटी टैक्सेस की लिस्ट देखना, मम्मी का या पापा का, नॉन जीएसटी टैक्सेस। लेकिन जीएसटी तो मम्मी पापा के दोनों के हैं, तो उसमें कोई लिस्ट का काम ही नहीं है। तो जीएसटी में कोई लिस्ट नहीं है, कोई यूनियन सेंटर, वो दोनों मिलकर लगाते हैं। जब भी तो अलग से बनाया 246 से, लिस्ट का काम होता तो वो 246 में आ जाता। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं लगाती। तो वो सर स्टेट इसलिए लगाता है क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है। नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यह लगा कि स्टेट जमीनी सच्चाई से ज्यादा रूबरू है कि किसान की हालत बदतर है, अच्छी है, कैसी है, वो मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे बारे में तुम्हारा दोस्त ज्यादा जानता होगा तुम्हारे माँ बाप से, अगर तुम्हारा दोस्त अच्छा है तो। ऐसा फैक्ट है, हमारे माँ बाप से ज्यादा हमारे दोस्त जानते हैं हमें, हमारे हाफ को भाव को। और मैं भी जान जाऊंगा 1 महीना बाद तो आप लोगों को, आपके चेहरे से। माँ बाप को नहीं पता होता कि हमें तो पता ही नहीं था हमारा बच्चा ऐसे गुल खिलाएगा। उसका दोस्त कहता है पापा अंकल आपको क्या पता है कब से खिला रहा है। और ये फैक्ट बताऊं मैं बात, माय ब्रदर, उसकी लव मैरिज हुई है ब्रदर की, तो हमें नहीं पता था। यार लव को बताता कोई है तो हमारे गुरुजी थे, वो उनके बाद थोड़ा सा ज्ञान होगा, देखो अपनी अपनी ये चांस की बात है। तो व्हेन ही वाज इवन नॉट डूइंग हिज सीए, हम उनसे मिलने गए गुरुजी से, तो हमने कहा गुरुजी कैसा रहेगा। और देखो लाइफ में फ्यूचर के बारे में सब अनसर्टन होते हैं, और स्पेशली जब सीए नहीं बने थे। जैसे अभी तुम्हें कोई मिल जाए कोई गुरुजी अच्छे से, तो गुरुजी हाथ देख लो ना, प्लीज बता दो ना यार, क्योंकि हमें चाहिए श्योरिटी इन लाइफ। फैक्ट है, सबको चाहिए श्योरिटी। चाहे कोई आज बोले सीए तुम बनोगे 10 साल बाद, फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे यार। अगर कह दिया ना 100% बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स हो जाओगे। आज तुम्हें कोई बोले 10,000 करोड़पति बनोगे, तुम 10 साल साले यातनाएं भी सह लोगे, और बता 10 साल सब सही हो जाएगा। तो हमने गुरुजी से पूछा, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत रंगीला है। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानता हूं इसको। क्या तुम जितना जानते हो उससे ज्यादा मुझे पता है। अब उनका त्रिकाल दृष्टि होगी अपनी कुछ, तो बाद में सारे सीन्स पता चले जब उसने बताया, तो मैंने कहा वाह यार, हमें नहीं पता था, बस तुम बताओ यार। तो ऐसे दो वो उनके पास तो चलो एक अपनी दिव्य दृष्टि होगी, लेकिन जो दोस्त होते हैं उनके पास भी दृष्टि होती है। सारा डिस्कशन तो दोस्तों के साथ ही हो रहा है। चलो जी। नहीं, ऐसे मेरे से बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ ज्ञानी पुरुष मिल गए, कुछ मिल गए और ऐसी ऐसी बातें बताई। तो मतलब मैं तो विश्वास करता नहीं उन चीजों में, लेकिन जब कोई सामने हो ही जाए तो विश्वास तो अपने आप आ जाता है। जैसे हम भूत को नहीं मानते, अब सामने एकदम भूत आ गया तो उसके बाद तो तुम बोलोगे ना भूत होता है। और वैसे भूत के भी हुए किस्से, मैं कभी क्लास में आगे बताऊंगा। एक्चुअली में वो क्या कहते हैं उसको, सुपर पैरानॉर्मल चीजें हुआ है ये। चलो एक अब थोड़ा सीरियस माहौल बनाते हैं, थोड़ा फील लेते हैं, आराम हल्के हल्के बोल। मामा ये तेरे साथ हुआ तो बता। नहीं मामा चामा नहीं, आप अच्छा रहने दे, मत बताया, फिर सुन लेंगे। फिर ना ऐसी चीजें सुन लो दिमाग में भी चलती रहती है। मत ना, मैं मना कर रहा हूँ ना यार, डर लग रहा है मुझे, चुप सा। चलो जी, बाद में जब क्लास खत्म हो जाए ना, बच्चों को खूब फील लेकर लाइट बंद करके सुनाइयो। चलो जी, नेक्स्ट डिफरेंस बताओ भैया। एक डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, एक दोनों का हो गया, एक उसका हो गया। एक और बताऊं बस, उसके बाद है तो बहुत सारे डिफरेंसेस। एक और बताता हूं, जीएसटी का जो रेट होता है ना वो कांस्टेंट होता है। जीएसटी रेट्स 5% लग गया, 12 लग गया, आपकी कमाई कम हो, ज्यादा हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, में मतलब नहीं। गरीब आदमी लेने जाए मोबाइल, अगर मोबाइल पर 18% जीएसटी है तो 18, अमीर आदमी लेने जाए तो 18, कोई मतलब नहीं है। तो जीएसटी टैक्सेस आर लेवीड एट अ फ्लैट परसेंटेज। वो बर्गर अब मैकडोनल्ड्स में मुकेश अंबानी खाए या एक बेगर खाए, परसेंटेज ऑफ जीएसटी विल रिमेन द सेम। लेकिन इनकम टैक्स में अगर बेगर है
उसकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा नहीं जाती तो उसको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो इनकम टैक्स सेंसिटिव है आपकी गरीबी और अमीरी के चक्कर से। गरीबों को इनकम टैक्स नहीं देना, अमीरों को देना है। लेकिन जीएसटी, वेदर अ बर्गर इज ईटन बाय अ गरीब पर्सन और बाय अमीर पर्सन, इट हैज टू बी देयर। तो इसलिए जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिग्रेसिव कहा जाता है, रिग्रेसिव, बिकॉज दे आर हैविंग द बर्डन इक्वली ऑन एवरी पर्सन। तो अमीरों पे बल्कि बर्डन कम पड़ेगा। अ पर्सन अर्निंग करोड्स उसके लिए भी 5, एंड पर्सन हु इज अ बेगर, वो बर्गर है, उसके लिए भी 5। द बर्डन इज मोर on the garib people of GST, whereas burden is less on the अमीर people of GST. but income tax ऐसा नहीं है। अमीरों को तो काटती है गवर्नमेंट, गरीबों को छोड़ती है। so GST taxes are levied at a flat percentage, my dear friends, therefore इनको हम कहते हैं regressive in nature, regressive, because का बर्डन ज्यादा पड़ेगा कोई कम कमाने पे। टूथब्रश खरीदेगा, टूथपेस्ट खरीदेगा, साबुन खरीदेगा, बेचारा कमाता ही 10-20 हजार महीना है, उस पर भी उतना ही बर्डन। और जो 1 करोड़ कमा रहा है वो साबुन खरीदेगा या कुछ करेगा, उस पर भी बर्डन उतना। वेराज माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स रेट्स आर प्रोग्रेसिव एंड एट कांस्टेंट रेट्स ऑल्सो। तो मेजरली इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मींस अमीरों पे ज्यादा, गरीबों पे कम। द बर्डन इज मोर ऑन द रिच पीपल। जैसे अ पर्सन अर्निंग इनकम अबव 10 lakhs इज लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑफ 30%। अ पर्सन अर्निंग इनकम अबव 5 crores उस पे एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं, 2 crores एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं। पर्सन अप टू इनकम हैविंग इनकम टू 5 lakhs नो टैक्सेस, अप टू 5 lakhs नो इनकम टैक्स। लेकिन 5 लाख से कम वाला बर्गर खाने जाए जीएसटी तो लगेगा, और 1 करोड़ कमाने वाला खाना जाए उसमें भी लगेगा। तो जीएसटीज आर रिग्रेसिव मोर और लेस, वेराज इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, आगे जाके आप ये खुद समझ जाओगे चीजें, डोंट वरी। चलिए ओके दबाना है। अच्छा क्या बात, अच्छा ये वो स्टैंड बाय पे चला जाता होगा तो उसमें ओके बीच वाले बटन होता है। क्या बात, क्या दबा दिया तुमने ये, ठीक है। चलो बच्चों आ जाइए, 2 कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये हमने नोट नहीं किया, करो जी, करो करो करो। तो जीएसटी प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है? जीएसटी, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। और इनकम टैक्स, डिफरेंस क्या प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव में? बर्डन इज मोर ऑन रिच, लेस ऑन पुअर, प्रोग्रेसिव। और बर्डन इज सेम, तो दैट इज रिग्रेसिव। फ्लैट परसेंटेज। भाईचारा क्लास के बाहर। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2 कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस विच यू ऑलरेडी नो, बट राइट डाउन। ऑल द टैक्सेस कैन बी डिवाइडेड 2 कैटेगरीज। ऑल द टैक्सेस कैन बी डिवाइडेड 2 कैटेगरीज। कैन आई enlarge it? एक बार इसको थोड़ा, हाँ जी। ऑल द टैक्सेस कैन बी डिवाइडेड 2 कैटेगरीज, indirect taxes and direct taxes, which you already know. Indirect taxes, person on whom tax is levied, and person bearing tax are different. करनी किसी की, भरनी किसी की, इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट में करनी किसी और की, भरनी किसी और की। सेम, सॉरी, करनी की सेम,
जिसकी करनी उसकी भरनी, वो डायरेक्ट हो गया। वो गाना भी है ना, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, वो इनडायरेक्ट हो गया। और जिसका प्यार है वही चाहता है, वो डायरेक्ट हो गया। लिखिए जी, indirect taxes, person on whom tax is levied and the person bearing tax are different, and direct taxes, person on whom tax is levied and the person bearing tax are same. तो जतिन सर ने फीस ली, लगाया जीएसटी, वो इनडायरेक्ट हो गया, बच्चों से रिकवर कर लिया। और जतिन सर को जो प्रॉफिट हुआ वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, वो खुद ही देंगे, वो आपसे रिकवर नहीं कर सकते। तो मैकडॉनल्ड्स वालों ने बर्गर बेचा, इनडायरेक्ट लगाया, रिकवर कर लिया क्लाइंट से, कस्टमर से, और जो कमाई करी उन्होंने मैकडॉनल्ड्स ने, वो खुद ही देंगे उसका टैक्स। हमने गुड्स इंपोर्ट किए, कस्टम ड्यूटी दी, और वो हम रिकवर कर लेंगे सेल बायर से जिसको माल बेचेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ वो तो बर्डन मेरे ऊपर ही आएगा। चलिए, कॉपी कर लिया। अब ऐसा करिएगा, एक टेबल बनाइएगा इस टाइप से, एक टेबल बनाइएगा, इसमें आप कस्टम ड्यूटी को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो नो नीड टू राइट कस्टम ड्यूटी। तो नीचे 3 रो की जगह 2 रो बना लेना, जीएसटी और इनकम टैक्स। तो ऊपर है टाइप्स ऑफ टैक्सेस लेवीड ऑन, बॉर्न बाय, डीटी ऑब्लिक आईडीटी। तो गाइस मेक 4 rows and 4 columns and 3 rows, 4 columns and 3 rows, 4 columns and 3 rows। हाँ जी, जीएसटी लगाया किस पे जाता है, अब क्लियर हो चुका है हमें, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ। तो या गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज लिख दो। तो लिखिए जी, जीएसटी लेवीड ऑन सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हाँ जी, बॉर्न बाय रेसिपिएंट, वो कस्टमर कह लो, क्लाइंट कह लो, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। टेक्निकली रेसिपिएंट, उसको आप कस्टमर, क्लाइंट, पेशेंट, स्टूडेंट, कंज्यूमर, कुछ भी शब्द दे दो। रेसिपिएंट, बॉर्न बाय रेसिपिएंट ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। नाउ ये दोनों पर्सन सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आईडीटी। तो जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। और कस्टम ड्यूटी वाला मैंने रो इग्नोर कर दी। इनकम टैक्स किस पे लगाया जाता है प्रताप, पर्सन अर्निंग इनकम। तो लेवीड ऑन पर्सन अर्निंग इनकम। हाँ जी, और कौन बियर करेगा, पर्सन अर्निंग इनकम। आर दीज 2 पर्सन सेम और डिफरेंट, सेम, तो देन यू विल कॉल इट डायरेक्ट टैक्स। एक बार ये चीजें क्लियर हो गई तो फिर दोबारा डिस्कशन नहीं होगी इन पे, तो अभी आप आज ही समझ लीजिए। नाउ मेरा क्वेश्चन है, हु लेवीज इनकम टैक्स एंड जीएसटी, कस्टम ड्यूटी इग्नोर कर दो, हु लेवीज इनकम टैक्स एंड जीएसटी। इसका आंसर भी आप सुमित बताओ, हु लेवीज इनकम टैक्स एंड जीएसटी। सुमित कौन है, ये है, और आपका नाम कार्तिक, तुम बताओ कार्तिक। कार्तिक इसका नाम, हाँ जी, इनकम टैक्स कौन लगाता है, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम पे स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स, और जीएसटी बोथ सेंटर एंड द स्टेट। तो लिखिए, हु लेवीज इनकम टैक्स एंड जीएसटी,
कस्टम ड्यूटी इग्नोर कर दो। तो इसका आंसर है कॉमर्शियली हो वेजिटेबल डजंट मैटर। आप किस संदर्भ में क्वेश्चन है, इनकम टैक्स का पूछ रहे हो या जीएसटी का? तो इनकम टैक्स में आप कॉमर्शियली वेजिटेबल लगाओ या नॉन कॉमर्शियल वेजिटेबल लगाओ, आप उसको बेचाओ। नहीं नहीं, वो तो खेती तो है ही, ऐसा नहीं कि नॉन कॉमर, अगर लाइट से उगाई जा रही है तो वो एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर है। वो सिस्टम्स ऑफ उगाने के डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक तरीके हो सकते हैं, है तो एग्रीकल्चर। सो लिखिए इनकम टैक्स कस्टम ड्यूटी हटा दो, इज लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन पूरी लाइन लिख लो, एक्सेप्ट ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एक सेकेंड बेटा, इनकम टैक्स इज लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स इज लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, एक्सेप्ट ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एक्सेप्ट ऑन एग्रीकल्चर इनकम। क्यों? एग्रीकल्चर टैक्स लगाने की पावर किसको दी है? स्टेट को। चाहो तो वो लाइन भी लिख लो, अपने आप लिख लो। और जीएसटी कौन लगाता है? बोथ सेंटर एंड द स्टेट। ये भी अब क्लियर हो गई बात, क्योंकि एमसीक्यू में चीजें आ जाती हैं कि जीएसटी इज लेविड थ्रू आर्टिकल 246 या 246A। 246A इनकम टैक्स इज लेविड थ्रू आर्टिकल 246। इन एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने की पावर किसको दी है? सेंटर, स्टेट, स्टेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं, तो वी कैन नॉट इग्नोर एनीथिंग, क्योंकि एमसीक्यू की एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज ये हो गया अब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, छोटी छोटी बातें नहीं आती थी, लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि जब इनकम टैक्स में आपके लगा लीजिए 60 नंबर का 30%, 18 नंबर का एमसीक्यू है, तो वो कहीं से भी एक लाइन पूछ सकते हैं अब। तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनीथिंग, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑल्सो। आंसर करना ईजी है, बट अब स्कोप इतना बढ़ गया है कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी वन लाइन, कहीं से भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द मेन क्वेश्चन फॉर टुडे। इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आपको क्या टूल्स की आवश्यकता है? तो लिखिए व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड टू स्टडी इनकम टैक्स इन इंडिया। व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड टू स्टडी इनकम टैक्स इन इंडिया। तो अगर किसी को इनकम टैक्स का अध्ययन करना है, किसी को इनकम टैक्स में एक्सपर्ट बनना है, वो तो मुझसे पढ़ ले, वो बात अलग है, लेकिन उसके लिए आपको 4 टूल्स की आवश्यकता है। यू रिक्वायर 4 टूल्स। 4 टूल्स हैं इसके। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी, व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड टू स्टडी इनकम टैक्स इन इंडिया। आइए जी पहले वो टूल्स देख लें। दीज आर द 4 टूल्स जिनका इस्तेमाल मैं अपनी क्लासेस में करने वाला हूं आप लोगों के साथ। बार बार आप शब्द सुनेंगे मेरे मुख से, एक्ट, बार बार शब्द सुनेंगे रूल्स, बार बार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, स्टेट हाई कोर्ट की जजमेंट आई, बार बार सीबीडीटी की सर्कुलर आया। सारा मेरा क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, या तो मैं सेक्शंस बता रहा हूँ एक्ट के, या मैं रूल्स बता रहा हूँ, या मैं बोलूंगा सीबीडीटी का सर्कुलर आया इस पॉइंट पर, या मैं बोलूंगा सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये कहा। अब इन चारों बातों को हम डिटेल में समझेंगे ये होती क्या है। और फैक्ट ये है बेटा, किसी भी टैक्स को पढ़ने के लिए 4 चीजें चाहिए। तो जब जीएसटी पढ़ेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? जीएसटी एक्ट, जीएसटी रूल्स, जीएसटी के सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस और जीएसटी के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स। इनफैक्ट आप कंपनी लॉ भी पढ़ेंगे, उसमें भी ये 4 चीजें होंगी। कंपनी एक्ट, कंपनी रूल्स, वहां पर सर्कुलर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होगा, और वहां पर भी जजमेंट्स होंगी। तो किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए, किसी भी टैक्स को पढ़ने के लिए, किसी भी कानून को पढ़ने के लिए बेटा अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो यू रिक्वायर टू स्टडी 4 थिंग्स। सबसे पहली चीज से शुरू करूंगा, कॉपी करिए। इनकम टैक्स एक्ट 1961। आइए जरा शुरू करें फिर से। हाँ वही मैंने कहा, तो चुप चुप से क्यों हो गए? लिखिए जी, इनकम टैक्स एक्ट 61, इनकम टैक्स रूल 1962, सर्कुलर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम सीबीडीटी और जुडिशियल डिसीजंस।
बताऊंगा। आइए, सबसे पहली चीज है हमारी इनकम टैक्स एक्ट। ये देखो जी, इस एक्ट के ऊपर 3 लोग हैं। पहला बच्चा, फिर नहीं, बीच में जवान, और तीसरा है बूढ़ा, बुजुर्ग। मैं सेकंड स्टेज पे हूं, तुम अभी आगे वाले हो। अब क्या है, जिंदगी भर तुम्हें इस एक्ट के साथ रहना पड़ेगा। जिंदगी में आज पहली बार या लास्ट क्लास में भी इनकम टैक्स एक्ट से सामना हो रहा है तुम्हारा। अब जिंदगी भर नहीं छूटेगी एक्ट, सारी एक्ट छूट सकती हैं। मे बी आप सीए बनने का कंपनीज एक्ट ना फॉलो करो क्योंकि आपका काम इनकम टैक्स का हो गया, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट से छुटकारा नहीं है। मैंने बताया था, फ्रॉम चौकीदार टू प्राइम मिनिस्टर एवरीबडी रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ टैक्सेशन। आप चाहे टैक्सेशन फील्ड में ना भी हो, अब ऑडिट की फील्ड में निकल गए, बैंकिंग फील्ड में निकल गए, इंश्योरेंस फील्ड में निकल गए, टीचिंग फील्ड में निकल गए, चाहे अकाउंट्स बढ़ा रहे हो, इनकम टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात? क्योंकि इनकम टैक्स तो सभी को देना है। अब इनकम टैक्स एक्ट 61, इतनी जल्दी जल्दी क्यों हट रही है भाई? अच्छा, आपने फोटो नहीं देखी होगी, वो देख ली थी। अच्छा, तो लिखिए जरा, लिखिए, इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस, इनकम टैक्स एक्ट कंटेन प्रोविजंस। चलो मैं लिखवा भी देता हूं। इनकम टैक्स एक्ट contains provisions relating to A, computation of income, जैसे अभी बच्चे कुछ कह रहे थे कि इनकम कैसे निकाली जाएगी, कितने खर्चे मिलेंगे, क्या नहीं। दूसरी, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, पेनल्टीज, इंटरेस्ट, फाइन्स एक्सेट्रा फॉर नॉन पेमेंट पब्लिक लेट पेमेंट। अगर आप इनकम टैक्स नहीं देते तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी, कितना इंटरेस्ट, कितना फाइन्स लगाया जाएगा, वगैरह वगैरह। एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। बच्चों, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर्स जो स्टेप्स होते हैं वो सब लिखिए। तो इनकम कंटेन करती है, टैक्सेस कंटेन करते हैं, पेनल्टीज और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। टोटल सेक्शंस, अब मैं आपको 2 बातें बता रहा हूं, एक तो हैप्पी बात और एक सैड। पहले कौन सी बात बताऊं? सैड बात यह है 298 सेक्शंस है इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन सैड मत हो। सैड के साथ क्या बोला है? हैप्पी बात यह हमारे सीए इंटर में लेस देन 100 सेक्शंस है। बाकी सेक्शंस हम पढ़ने वाले हैं सीए फाइनल में, तो लेस देन 100 सेक्शंस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, अप्रॉक्स 90 के आसपास। तो लिख लीजिए, इनकम टैक्स एक्ट कंसिस्ट ऑफ 298 सेक्शंस। हाँ, ई पॉइंट बना लो या एक अलग से स्पेशल पॉइंट बना लो। इनकम, ये दरवाजा पूरा बंद करना, थोड़ी बाहर से आवाज आ रही है, या तो चेयर लगा दे थोड़ा सा आगे इसका हैंडल। हाँ, ये लिखिए जी, इनकम टैक्स एक्ट कंटेन्स 298 सेक्शंस एंड अप्रॉक्स 100 सेक्शंस आर रेलेवेंट फॉर सीए इंटर। अप्रॉक्स 100 सेक्शंस आर रेलेवेंट फॉर सीए इंटर। गाइस, इसका हैप्पी बर्थडे कब से हुआ है?
हैप्पी बर्थडे टू यू। अब 61 लिखा तो 61 ही होगा, ऐसा नहीं होता। यस, 1 अप्रैल 1962 लिखिए जी। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/1962। तो लगभग 2022 चल रहा है, तो 60 साल हो गए या 70, 72, 88, 92, 60 ईयर्स हो चुके हमारे इनकम टैक्स एक्ट को। अभी रिप्लेस होने वाली है, लेकिन अभी कमिटी बैठी है, 4-5 साल लग ही जाएंगे। बीच में आया था एक डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड, उसके ऊपर गवर्नमेंट चेंज कर रही थी, फिर गवर्नमेंट इसको स्क्रैप कर दिया, क्योंकि जीएसटी लगाने में इतनी प्रॉब्लम्स आई, पुराने सिस्टम को चेंज करना, नया सिस्टम लाना, चेंजेस आने में टाइम लग जाती। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। 1 अप्रैल 1962। इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962 से लागू हो गई। अब ये बताएंगे आप लोग कि हु इज द फाउंडर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में और आंसर भी दिया था कि इनकम टैक्स इसके कारण आया। मंगल पांडे। आई टोल्ड यू द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। 1857 के अंदर ब्रिटिश सरकार को चाहिए था पैसा। जेम्स विल्सन साहब, फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स बच्चा पार्टी सबसे पहले लिखिए जी, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सबसे पहले इनकम टैक्स आया 1860 में। ओ गॉड, हाथ में रख लेता हूं रिमोट में। तो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट आया 1860 के अंदर। इनकम टैक्स, दिस इज द फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट गाइस, 1860। देन 1886, then 1919, 1922, and the Taza Tareen Act, which we are going to study, is 1961, which became applicable from 1 April 1962. क्लियर बात? चलिए गाइस, इनकम टैक्स में चेंजेस कैसे लाई जाती है। 60 साल पुराना एक्ट है, हर साल बदलाव आते हैं, तो वो बदलाव कैसे आते हैं? क्योंकि हम 60 साल पुराना बासी एक्ट तो पढ़ेंगे नहीं, इट हैज टू बी केप्ट फ्रेश। हर रोज ताजा करना पड़ेगा, हर साल ताजा करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर 60 साल पुराना स्थितियां अब बदल चुकी हैं, टैक्स रेट्स बदल रहे हैं, हर साल प्रोविजंस बदल रहे हैं, बिटकॉइन और डिजिटल करेंसीज आ रही हैं, पहले नहीं थी, उस पर टैक्स लगाना है। नए नए गेम्स आ रहे हैं, जो पहले क्रिकेट के 11 और ये सब प्लेयर 11 ये सब नहीं थे, तो ये सब पे चेंजेस तो लानी पड़ेंगी, बदलाव समय के साथ बदलना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी बदल रही है, इंडिया बदल रहा है, फैशन बदल रहा है, नए नए सोर्स ऑफ इनकम आ रही हैं, पहले नहीं थी। तो ये चेंजेस कैसे आती है, अमेंडमेंट्स कैसे आती है इनकम टैक्स एक्ट में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ आर अमेंडमेंट्स ब्रॉट अबाउट इन द इनकम टैक्स एक्ट? फाइनेंस मिनिस्टर लेके आता है, बिल्कुल सही, फाइनेंस मिनिस्टर लेके आते हैं, ऑब्वियसली बिल आता है इसका। आइए जरा लिख लिया क्वेश्चन। इसके 3 तरीके हैं गाइस इनकम टैक्स में बदलाव लाने के। पहला है फाइनेंस बिल, दूसरा है अमेंडमेंट बिल, और तीसरा है ऑर्डिनेंस बिल। दे आर 3 ways of making changes in the income tax act: finance bill, amendment bill, ordinance bill. Finance bill, amendment bill, ordinance bill. आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी ना, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है। ऐसे ही एक्ट को एक्ट काटती है। यानी कि अगर एक्ट में बदलाव लाना हो तो एक एक्ट लानी पड़ेगी। कपड़ा फट जाए तो रफू करने के लिए कपड़ा ही लगाना पड़ेगा, उस पर लोहा नहीं लगाओगे। तो एक्ट कैसे बनी थी? बिल से।
तो नई एक्ट भी कैसे बनेगी? बिल से। तो एक छोटा अमेंडमेंट बिल या फाइनेंस बिल या ऑर्डिनेंस बिल लाना पड़ेगा और ये बिल्स पास होके बन जाएंगे एक्ट, और फिर एक्ट में बदलाव होगा। तो लोहे को लोहा काटता है, एक्ट को एक्ट काटती है। अब ये 3 बिल्स कैसे आएंगे एक एक करके समझा रहा हूं, और ये हमारी चेंजेस हैं जो इंस्टीट्यूट बोलता है आपको पढ़नी है। तो वी हैव टू स्टडी लेटेस्ट चेंजेस एप्लीकेबल फॉर एग्जाम्स, क्योंकि अमेंडमेंट में से करीबन लगा लीजिए 15 से 20 नंबर का पेपर आ जाता है, क्योंकि जो लोग अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट को पता है लेटेस्ट अमेंडमेंट लोग स्किप कर जाते हैं, पुरानी चीजें याद रहती हैं। तो वी हैव टू स्टडी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, लेकिन अमेंडमेंट्स की भी कट ऑफ पॉइंट है। हमारे एग्जाम्स कब हैं बच्चों? मई 2023 में। तो हमारी कट ऑफ डेट है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 2022 तक जो भी अमेंडमेंट्स आ जाएंगी वो हमारे मई अटेम्प्ट 6 महीने पहले। तो 31 अक्टूबर का नवंबर 10 यानी फिर 30 मार्च 30 अप्रैल, क्योंकि 1 मई को हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो 6 महीने पहले तक की जो भी अमेंडमेंट्स हैं, तो जो भी अमेंडमेंट्स 31 अक्टूबर तक आ जाएंगी, दैट इज रेलेवेंट फॉर अवर एग्जाम्स इन मई 2023। अमेंडमेंट्स आने के 3 तरीके हैं। पहला है फाइनेंस बिल, इसकी चर्चा कर रहा हूं, फिर लिखना बाद में। हर साल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बजट लेके आते हैं। एवरी ईयर अवर फाइनेंस मिनिस्टर ब्रिंग्स अ बजट। एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारी निर्मला सीतारमन जी आजकल, तो वो बजट लेके आते हैं। बजट 2022 में आया था, ऐसे ही बजट 2023 में आएगा, और ऐसे बजट 2021 में आया था। हमें यह भी देखना पड़ेगा हमारे एग्जाम के लिए कौन सा बजट रेलेवेंट है। तो बजट जो 2022 है, बजट के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है फाइनेंस बिल 2022। तो बजट 2022 में फाइनेंस बिल 2022, बजट 2021 में फाइनेंस बिल 2021, बजट 2023 में फाइनेंस बिल 2023। बजट 2022 किस तारीख को आया था? 1 फरवरी 2022 को आया था। पहले बजट्स आते थे 28 फरवरी को, पहले बजट्स आते थे 28 फरवरी। जब मोदी सरकार आई, इन्होंने डेट को बदल के 1 फरवरी कर दिया। पॉइंट यह है, बजट होता है एप्लीकेबल आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अगर 2022 का बजट फरवरी में आ रहा है, तो ये एप्लीकेबल होगा अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स। बजट 2021 होगा तो वो एप्लीकेबल होगा 21 ऑनवर्ड्स, अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स। और जो बजट 23 में आएगा वो एप्लीकेबल होगा अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स। और होता क्या था, जब फरवरी एंड में आता था तो सरकार को टाइम लग जाता था इसको पास करवाने में। साला अप्रैल आ जाता था, बजट पास नहीं होता था। तो इस बार गवर्नमेंट ने पहले कर दिया, 3-4 सालों से तो गवर्नमेंट को पूरा फरवरी मिल रहा है पास करवाने के लिए, और गवर्नमेंट को पूरा मार्च मिल रहा है पास करवाने के लिए। तो इसलिए बजट आता है 1 डे ऑफ फरवरी को। इस बजट के अंदर फाइनेंस बिल होगा। फाइनेंस बिल को लोकसभा में निर्मला सीतारमन जी पढ़ेंगी, वहां पर डिस्कशंस होंगी और ये लोग साथ अपने इनपुट्स भी देंगे। वहां से पास होने के बाद बजट कहां जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा में भी डिस्कशन होगी, वोटिंग होगी, और फिर कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। और जब बजट 2022 आया था, हमारे प्रेसिडेंट कोविंद साहब थे, अब हमारी मैडम द्रौपदी जी हैं। तो और जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट 2022। तो एवरी ईयर बजट में चेंजेस आई, फाइनेंस बिल में चेंजेस डाली, 22-23 के लिए चेंजेस होंगी, 22-23, और वो पास होके क्या बन जाएगा? फाइनेंस एक्ट। और एक्ट बनते ही इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस लागू हो जाएंगी। तो लिखिए, फर्स्ट मेथड जो है फाइनेंस बिल, लिखिए एवरी ईयर। अब फाइनेंस बिल के नीचे लिखिए एवरी ईयर अ बजट इज प्रेजेंटेड, एवरी ईयर अ बजट इज प्रेजेंटेड by the honorable finance minister. Every year a budget is presented by the honorable finance minister in the parliament, in the parliament. By the honorable finance minister, बच्चे, in the parliament. The budget contains a document
The budget contains a document known as finance bill. Budget contains a document known as finance bill. For example, budget 2022 contained finance bill 22, contained finance bill 22. अब इसको कहां रखा जाएगा? आवाज नहीं आई मुझे सबकी. कहां रखा जाएगा? लोग. फिर कहां रखा जाएगा? और फिर कहां जाएगा? और क्या बन जाएगा? और एक्ट होकर फिर वो इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव लागू हो जाएंगे. तो लिखिए, द फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा is presented in the Lok Sabha and after discussion and voting, and after discussion and voting, after discussion and voting, it is sent to Rajya Sabha. After discussion and voting, it is sent to Rajya Sabha. और बच्चों राज्य सभा में क्या होगा? वहां पे भी डिस्कशन होगी, वोटिंग होगी. तो लिखिए, आफ्टर डिस्कशन एंड वोटिंग इन राज्य सभा. नेक्स्ट लाइन, आफ्टर डिस्कशन एंड वोटिंग इन राज्य सभा, it is sent to honorable president for his signature, या अप्रूवल, कुछ भी कह सकते, for his signature. Full stop. Once signed by the president, फाउंडेशन के बच्चे देखा कितने शोर मचाते हैं. अब जैसे तुम सीए इंटर में आते हैं वो शरीफ हो जाते हैं एकदम. अब खुद देख लो, आप लोग बिल्कुल शोर नहीं मचाते. तो ये होता है मेच्योरिटी लेवल. अब खुद देखो, 12th से अभी हुए 12th पास किए कितना टाइम हुआ है? जुमा 1 साल 1.5 साल मेच्योरिटी आ गई है. और अभी जो भी अगर मेच्योरिटी नहीं आई होगी तुम्हारे अंदर, डोंट वरी, फाइनल में आ जाएगी. क्योंकि जब बर्डन देखोगे ना सिलेबस का, तो बड़े बड़े मेच्योर हो जाते हैं. तो ये जितने बच्चे अभी फाउंडेशन के होते हैं ना, वो अभी नए नए आए हैं, सीए प्रोफेशन का पता नहीं है, सीरियसनेस नहीं पता, प्रोफेशनलिज्म नहीं पता, हल्के हल्के इसमें आएंगे ना, वो मेच्योरिटी अपने आप आ जाएगी. फिर बोलना नहीं पड़ेगा, चुप होके बैठे रहेंगे. जब तुम लोग क्लास में बैठा दो, शोर नहीं आएगा. ऐसा है. और अगर आ भी रहा होगा, फाइनल तक नहीं आता. फाइनल की इतनी क्लासेस मैंने देखी हैं. वैसे दो आई एम नॉट टीचिंग पर्सनली फाइनल में, पहले कभी पढ़ाता था, बच्चों को खाली छोड़ देते थे, शोर नहीं था, बच्चे पढ़ रहे होते थे. क्योंकि टेंशन इतनी है, वो तुम्हें शोर मचाने नहीं देती. इनकी लाइफ में भी कोई टेंशन नहीं है, इन्हें शेर देखा नहीं है. और जिस बच्चे का एक अटेम्प्ट लग जाता है इंटर में या फाइनल में, वो तो बस चुप ही हो जाता है, बोलता है मैं पढ़ लूँ पहले, फालतू की बातें बाद में. तो मैंने लास्ट लाइन क्या बोली? सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर, once signed by the president, it becomes the finance act. Once signed by the president, it becomes the finance act. And changes become applicable. Yes बच्चों, and changes become applicable. प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है कंसिडर करने के लिए पॉइंट्स. और अगर बिना कंसिडर किए वापस प्रेसिडेंट का भेज दिया, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा. तो हमारी प्रेसिडेंट एक तरीके से बस ओवरसीइंग अथॉरिटी है. तो अगर उसने बोला ये चेंज कर लो, आपने नहीं किए और वापस भेज दिया उसके पास,
अब करना पड़े, बाध्य है प्रेसिडेंट साइन करने के लिए, क्योंकि उसको इतनी पावर अगर हम दे देंगे फिर तो एक्स्ट्रा अथॉरिटीज हो जाएंगी। तो प्रेसिडेंट एक तरीके से है भी, और इतनी पावरफुल, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल है, सबसे बात सिंपल सी बात है। इंडिया में हाँ जी, पावर जो है नहीं वहां पर प्रेसिडेंट को होती है, यूएस में प्रेसिडेंट को होती है, यहाँ पर वहां पर जैसे हमारे ना वो प्रेसिडेंट है बस एक देख रेख के लिए कि कुछ गलती ना हो जाए, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक नजर रखने के लिए है, एक के ऊपर एक नजर, जब भी इंडियन डेमोक्रेसी आज बची हुई है मुझे लगता है। अदरवाइज तो बांग्लादेश का हाल और श्रीलंका का, पाकिस्तान का, आप देख, अफगानिस्तान का देख ही रहे हैं, इंडिया ही बचा हुआ। अभी आज ही रिपोर्ट आ रही थी कि बांग्लादेश गोइंग द श्रीलंकन वे, मतलब यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सारी तरफ इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बीच में बचा हुआ हमारा देश बचा हुआ है। हाँ जी, हाँ श्रीलंका को तो खूब हेल्प करी है हमने यार, नेपाल का बुरा हाल है, एक तो चाइना, चक्कर क्या है, ये चाइना ने ना डेट बांट के, पैसा बांट बांट के इनको अपने कर्जे में ले लिया है, अब ये कंट्रीज कुछ कर नहीं सकती। सर उनके एरिया पे पाकिस्तान भी आज बचा हुआ है बिकॉज ऑफ चाइना, दे आर ऑल सपोर्टिंग। फिर उनको फिर बाहर से कुछ आईएमएफ और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स और ये वर्ल्ड बैंक हेल्प करते रहते हैं। एक इंडिया ही कंट्री है जहां पर इतनी खपत है, ग्रोथ है, बिकॉज वी ऑल यंग, इंडिया इज ए यंग कंट्री। हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखो पहले मैं सीए बन के मेहनत करता था, अब तुम्हें नलायकों को पढ़ाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। तो यहाँ पर लोग मेहनती हैं और हरामखोर नहीं है, फैक्ट है। हम लोग किसी से अगर 2 रुपए लेते हैं तो 4 रुपए का उसको देने की कोशिश करते हैं, हम लोग मीन सब लोग। तो वी एज इंडियंस आर मेहनती एंड शांतिपूर्ण, मेजॉरिटी कंटेंट है, क्योंकि हमने सुना है बचपन से ही, भाई जो है वो मेरा है, जो तेरा है चाहे कितना ही अच्छा वो तेरा है, मेरा तो नहीं है। तो दूसरे की भी चाहे कितनी अच्छी लगती हो वो आपकी नहीं है, चाहे वो अच्छी तो लगती है सभी को, लेकिन वो आपकी नहीं है। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लेकिन वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन आवर एफर्ट्स। अब गौतम अदानी साहब 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गए वर्ल्ड के, जिससे फर्स्ट टाइम कोई एशियन आए यहां तक, 3rd पर्सन, बताओ यार। तो कहां से कहां इंडिया की स्टोरी तो बढ़ रही है। और बेस्ट पार्ट है हम लोगों के लिए नेक्स्ट 20 ईयर्स, यंगस्टर्स के लिए, मैं भी अपना को यंग तो मानता ही हूं, हमारे लिए बेस्ट पार्ट है ये। क्यों? चाइना की औकात पता लग गई है वर्ल्ड को। चाइना वॉज अ ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ XYZ अदर फैक्टर्स ऑल्सो। सबको पता लग गया चाइना डिपेंडेबल नहीं है। अब उन्होंने अपने पैरों पे इतनी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एपिसोड, पता नहीं क्या सोच थी इनकी। अब सबको ये पता लग गया चाइना डिपेंडेबल नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो चाइना में है समझ गई वो कहां जाएंगी। अब चाइना का ऑल्टरनेटिव क्या है? इंडिया। इतनी बड़ा साइज और मेहनती लोग, 18 घंटे काम करने के लोग रेडी हैं हम लोग, और फिर भी हम चू नहीं करते। कंपनीज के अंदर हम बैठे रहते हैं 6 बजे 7 बजे 8 बजे सुबह आ जाते हैं ऑफिस, ओवर टाइम भी नहीं लेते। मतलब कोई नहीं, हमारा जैसे पति मेरा परमेश्वर होता है ना, ऐसा अब तो नहीं मानती गर्ल्स, वैसे पहले होता था। तो ऐसे हम अपने बॉसेस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते। मैं खुद देख रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट में, बिग 4 कंपनीज में भी आ गए तो आ गए, बैठे तो बैठे हैं, काम करे जा रहे हैं। तो हम मेहनती बहुत हैं, दिमाग बहुत है हमारे पास, मल्टीटास्कर्स हैं हम, जुगाड़ है हमारे पास। मैन्युफैक्चरिंग की वीकनेस है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग की वीकनेस दूर हो जाएगी, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चर करती थी पूरे वर्ल्ड के लिए, अब हल्के हल्के इंडिया में आएगा। बस इंडिया का एक डिसएडवांटेज है जो मुझे लगता है, रिलीजन। यहाँ रिलीजन बहुत ज्यादा तगड़े हैं सबके अपने अपने, तेरा तेरा मेरा मेरा, ये चक्कर है। ये चीज अगर हटा दें तो इंडिया को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये चीज रहेगी भी, डेमोक्रेसी है, फिर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल या अंकुश तो रहेगा। तो इसलिए आप लोगों की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सीए बनो, अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाली हैं और बढ़ेंगी। चलिए, तो गाइस एक लाइन और लिखिए बच्चों, आगे लाइन लिखिए, द प्रोविजंस ऑफ द Finance Act, the provisions of the Finance Act are applicable. Provisions of the Finance Act are applicable for the coming financial year. Provisions of the Finance Act, बच्चा पार्टी, are applicable
for the coming financial year. For example, provisions of Finance Act 2022. हाँ जी बच्चों बताओ. For example, provision of Finance Act 22 are applicable for which financial year? बहुत बढ़िया, financial year 22-23. So provisions of Finance Act 22 are applicable for financial year 22-23. और ये फिनेंस एक्ट पढ़ना है हमें सिलेबस के लिए. तो हमारा सिलेबस जो अगले साल मई में एग्जाम्स हैं, इनकम टैक्स एक्ट 61, एज अमेंडेड बाय, बच्चों सुनो, एज अमेंडेड बाय फिनेंस एक्ट 22. दिस इज आवर सिलेबस. हमें फिनेंस एक्ट 23 जो अगले साल बजट आएगा वो नहीं पढ़ना. तो वो जो बजट आएगा फरवरी में वो नहीं पढ़ना, क्योंकि वो कौन से साल के लिए होगा? 23-24. और तो एग्जाम ही हो रहे हैं अभी, तो लागू ही नहीं हुआ वो तो ढंग से. तो लिखिए, तो एक नोट बना के बॉक्स में डाल के लिखिए, फॉर 23 एग्जाम्स, चाहे मई में दो या नवंबर में दो, बेस्ट पार्ट है सेम सिलेबस रहेगा अगले साल के लिए. तो मई में देने का मन नहीं है तो नवंबर. 6-6 महीने की साइकिल चलते हैं ना, आपको पता ही है. देने का मन हो या जो भी हो, मैं तो ये चाहूंगा दिल से तमन्ना कि सब बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लें, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में तो फिर क्लियर करना थोड़ा सा दर्दनाक होता है, थोड़ा पेन होता है, थोड़ा रोना धोना होता है, मेलो ड्रामा होता है. क्या फ़ायदा. तो आई जस्ट सिंसियरली होप कि आप लोग पहले अटेम्प्ट में इतना अच्छा मेहनत करें कि क्लियर कर दें. लिखिए जी. सो इनकम टैक्स एक्ट 61 एज अमेंडेड बाय फिनेंस एक्ट 22. चलो बच्चों आओ वापस आओ. दूसरा, हाँ जी बेटा, कॉपी नहीं किया, करो. दूसरा अमेंडमेंट का तरीका देखो, 3 तरीके बताए मैंने. पहला तरीका क्या बताया बच्चों? फिनेंस बिल. दूसरा तरीका अमेंडमेंट बिल. आइए जी, अमेंडमेंट बिल क्या चीज होती है गाइस? अमेंडमेंट बिल क्या है? बजट 2022 कब आया? 1 फरवरी 2022. बजट 2023 कब आएगा? कितना गैप है? 1 ईयर का. बीच में अगस्त में सितंबर में कोई बदलाव लाना है और वेट नहीं कर सकते 1 मार्च 2023 की, अभी वेट नहीं कर सकते. तो क्या करें? जैसे राशन हर महीने आता है 1 तारीख को, आता है कैसे 1-2 तारीख को, या कैसे आता है? अपने आप आता है, तुम लेके आते हो, है ना. और कोई बीच में पार्टी शार्टी हो गई, चीज खत्म हो गई, मान लीजिए मैदा खत्म हो गया, सूजी खत्म हो गई, हर महीने आती है लेकिन खत्म हो गई, तो बीच में लाओगे नहीं या वेट करोगे अगले महीने की? आटा खत्म हो गया मान लो, कि बब्बे में कहेंगे 15 दिन भूखे रह लो बेटा, अगले महीने आएगा, कि मम्मी जब तक बचेंगे ही नहीं. तो इसलिए अब चेंजेस पढ़िए जरा. चेंजेस आफ्टर करंट ईयर बजट एंड बिफोर नेक्स्ट ईयर बजट. साल के बीच में कोई बदलाव लाने हैं तो उसके लिए हम एक अमेंडमेंट बिल बनाते हैं, क्योंकि वेट नहीं कर सकते, और उसको लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट के बाद भेजते हैं. प्रेसिडेंट साहब या साहिबा साइन कर देते हैं तो वो बन जाती है अमेंडमेंट एक्ट और लागू हो जाती है. तो मिड ईयर चेंजेस बिफोर द अपकमिंग बजट एंड आफ्टर द करंट बजट, मिड ईयर चेंजेस के लिए अमेंडमेंट बिल्स आते हैं. और इसमें भी कोई चेंजेस होंगी तो मैं हम पढ़ेंगे. तो लिखिए ये सारी बातें, चारों पॉइंट्स. बिल्कुल जी, निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में ये सब चीजें होती हैं. तो बनाने वाले जो बिल होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट अफसर लोग, वो खुद बैठ के बिल नहीं बनाएंगी, वो इनपुट्स दे देंगी. और उसके नीचे जो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स की हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उनके अफसर बिल बनाएंगे ना सब, और गवर्नमेंट को देंगे. फिर गवर्नमेंट पेश करेगी
और उसको फिर ऐसे प्रोसेस को आगे लेके जाएगी। तो जो प्रोसीजरल काम है वो तो अफसर लोग करेंगे, सरकार को ही करेगी। लिखिए, अमेंडमेंट बिल है बेटा, चेंजेस आफ्टर करंट ईयर बजट एंड बिफोर नेक्स्ट ईयर बजट। मिड ईयर चेंजेस लिख सकते हो ब्रैकेट में, अमेंडमेंट बिल मिड ईयर चेंजेस। वो तो साल में एक बार आते हैं, महीने में एक बार राशन आता है, लेकिन बीच बीच में भी तो होता है ना ऐसे। जा बेटा ब्रेड खत्म हो गई, लिया भाग जैसे मार्केट से लिया, लाला जी की दुकान से लिया। सुमित भागता हुआ जा रहा है निक्कर टी शर्ट पहन के अपनी। प्रताप अंडे लिया जल्दी से, अगर खाता है तो, खाता अंडे तो जल्दी अंडे लिया, थैले में भर के अंडे लेके आ रहे, क्योंकि कल वाले अंडे सारे खा गया था ये। हर रोज आते थे, लेकिन क्या करें, कुछ ज्यादा भूख लग रही थी, खत्म कर लिए, या पड़े होंगे उसको अंडे, कुछ काम ऐसा किया होगा। तो गाइस, मिड ईयर चेंजेस के लिए वी ब्रिंग अमेंडमेंट बिल। अब प्रॉब्लम यह है, लाला जी की दुकान भी बंद हो गई, अब ना अंडे आ रहे हैं ना ब्रेड आ रही है। अब क्या करें? रात के 12 बजे वो क्या होता है, क्रेविंग होती है। यस, ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है कि आई एम अ लेट नाइट पर्सन, और मैं ये मतलब आई वोंट से इट्स अ बैड हैबिट। जब से सीए करी है, मतलब जब से ही रात की हैबिट हो चुकी है। आई कैन नॉट स्लीप बिफोर 1 AM इन द नाइट, अप्रॉक्स 1 AM में सो जाऊंगा, उससे पहले नींद ही नहीं आती। कुछ भी कर लूँ, मैं स्टूडियो में होऊंगा, या मैं बिंज वॉचिंग कर लूंगा, या मैं कुछ क्रिएटिव काम करूंगा, लेकिन नींद नहीं आएगी 1 बजे से पहले। तो और क्या होता है, लंच और डिनर सॉरी हम 9 साढ़े 8 बजे तक निपटा लेते हैं। उसके 2 घंटे के बाद फ्रिज खोल खोल के देखना पड़ता है आधी बार, तो साला फ्रिज में कुछ होता ही नहीं है ना। और कोई ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक हो गया, जूस हो गया, वो पहले खत्म हो जाए, जिस दिन आते हैं वो सारे उसी दिन वैसे निपटा देते हैं। तो उसमें हाँ मैगी दिखती है, और क्या मैगी का पैकेट ही नहीं दिखता, मैगी तो मन कर रहा पैकेट। फिर इंस्टामार्ट याद आता है, 24/7 स्टोर दिखाई देते हैं कि तुम्हें गाड़ी लेके भागा हूं मैं, चलो कुछ खा पी के आ जाते हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम क्या है, अमेंडमेंट बिल भी जो है वो भी साल के बीच में आएगा, सुनो मेरी बात। और जो नॉर्मल फाइनेंस बिल है वो साल शुरू होने से पहले आएगा, लेकिन दोनों में टाइम लगेंगे। पास होते होते आपको क्या लगता है बिल बनाने में और बिल के पास होने में कितना मिनिमम टाइम लग जाता होगा? मिनिमम टाइम कम से कम 1 से 2 महीने, 2 महीने लग जाते हैं भाई, इतना टाइम नहीं है। मैन हंगर स्ट्राइक्स, इतना टाइम है, कल सुबह खाएंगे, सुबह तक तो नींद भी नहीं आएगी। और कई कई ऐसे होते हैं कि भूखे पे नींद भी नहीं आती कहीं के बार, यू डोंट फील लाइक स्लीपिंग जब तक पेट टमी आपका फुल ना हो। मेरे साथ भी ये है तो इसलिए तीसरा कॉन्सेप्ट है बेटा, तीसरा कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनेंस बिल। अब इमरजेंसी है, साला चट मंगनी पट बिया, नाम बताया था ना, भूल गया, कार्तिक को लड़की से प्यार हो गया, और वो लड़की है दूसरे बिरादरी की, इसकी बिरादरी की नहीं है। अब चक्कर ये है, अगर ज्यादा टाइम दिया तो बिरादरी वाले इसके पीछे पड़ जाएंगे, इसके खून के प्यासे हो जाएंगे। तो बोले इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं अप्रूवल लूं पहले मैं अपने माँ बाप से, फिर तेरे माँ बाप से, फिर हम जाके पैरी पोना करें। तो इस फटाफट इसने पंडित बुलाया, शादी कर ली, बात खत्म। अब पहुंच गया कि अब तो शादी कर ली, अब क्या कर लोगे मेरा, अब तुम लीगली वेडेड हस्बैंड वाइफ हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था ऑर्डिनेंस बिल का, कि गवर्नमेंट को पता है बिल लाएंगे, यहां पर डिले होगा, ऑपोजिशन वाले, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट की कहीं के बार मेजोरिटी नहीं होती राज्यसभा में, कहीं के बार लोकसभा में, पता दूसरी पार्टियां फैल, जब अब तो बीजेपी का अपनी मेजोरिटी है, पहले कोalition गवर्नमेंट होती थी, कहीं ये फैल जाएगा वो फैल जाएगा, और पब्लिकली बता दिया और दिक्कत। तो रातों रात पंडित को बुलाया, शादी करी, सुबह पहुंच गया, टिंग टोंग, मम्मी आपकी बहू। ये क्या है मम्मी? सरप्राइज, ये सरप्राइज। तो ये सरप्राइज है ऑर्डिनेंस बिल। क्या इमरजेंसी चेंजेस हैं? इमरजेंसी चेंजेस हैं या पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मल बिल्स लाएंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे बंद है। भगवान जी के पट होते हैं ना, जैसे कपाट, वो बंद हो जाते हैं, जैसे आपके अमरनाथ की हाँ अमरनाथ में भी होता है, और आपके केदारनाथ में भी होता है। तो ऐसे हमारे देश की पार्लियामेंट के कपाट होते हैं, बंद होते हैं। वो कब खुलते हैं? कभी विंटर सेशन में, मॉनसून सेशन में, समर सेशन में, उसका बंद रहते हैं वो भी। अब बिल आएगा कब? जब सेशन खुलेगा,
इतनी वेट नहीं कर सकते, बिरादरी वाले पीछे पड़ जाएंगे इसके। तो चट मंगनी पट बिया, सिंदूर लगाया, कच्चा लो जी। तो यहां पर भी गवर्नमेंट क्या करती है, बिल बनाया और सीधा प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, पार्लियामेंट गई तेल लेने। तेरी भी करवाऊं? सीरियस ले रहा था? नहीं नहीं, ये राय तो तुझसे ही ली थी इसने। तो बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया सीधा, और ऑर्डिनेंस एक्ट बन गई। ऐसे इंदिरा गांधी ने किया था जब 1975 में इमरजेंसी लगी। पैदा तो मैं भी नहीं हुआ था उस वक्त, सुना ही है। तो रातों रात हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगा दी, बिल भेज दिया प्रेसिडेंट के पास। ये किसान बिल्स, फार्मर के बिल्स, वो जो कृषि संशोधन बिल्स आए थे वो ऑर्डिनेंस के थ्रू लगाए गए थे। पता था पार्लियामेंट में लोग पेपर फाड़ देंगे, सुनेंगे ही नहीं। तो रातों रात चेंजेस एप्लीकेबल करनी होती है, चट मंगनी पट बिया, बिल बनाया, ऑर्डिनेंस बिल सीधा प्रेसिडेंट का भेज दिया। लेकिन सर ये तो फिर एक बैकडोर तरीका हो गया पार्लियामेंट की, तो वोट लगा दी तुमने, यानी कि पार्लियामेंट की तो कोई इज्जत ही नहीं है, फिर तो सारे ऑर्डिनेंस के थ्रू करो। भैया ये एक एक्सेप्शनल केस है, यानी कि आपने ऑर्डिनेंस के थ्रू सारे काम करोगे अब। इसलिए गवर्नमेंट ने ना, या कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि भाई 6 महीने में आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये हाँ, तो आप ऑर्डिनेंस के थ्रू लगा दो, बाद में 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो शादी तो कर ली उसने, लेकिन बापू जी से माता जी से अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। लेकिन ये इसलिए किया जाता है, पहले पूछते तो शायद मना करते थे, अब तो हो ही गया, और सब बच्चे भी हो गए, अब तो पापा टिन्नू मुन्नू भी लाए हम साथ में। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब तो सब कुछ हो गया बेटा, अब तो लड़का निकल गया हाथ से। अब मां बोलेंगे बेटा चल आजा घर में, क्या करें। हो सकता है डंडे अभी भी पड़ सकते हैं, ऐसा कोई चांस श्योरिटी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बेटर तो है, क्योंकि पहले अप्रूवल लेते तो श्योरिटी थी, मना करते थे। लेकिन अब तो बेटा पापा चुन्नू मुन्नू दादा दादू बन गए आप, अब शाम का प्यार उमड़ आए। हाँ यार कितना लायक बेटा है तुम्हारा, लड़की सुशील भी है। बड़े 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 तुम्हें 30 मार्क वाले काम किया, आ जाओ बेटा। लेकिन हो सकता है अप्रूवल ना मिले, तो अगर पार्लियामेंट अप्रूवल दे दे, सुनो भाई, पार्लियामेंट अप्रूवल दे दे तो वो लागू तो हो ही चुका था पहले से ही, वो कंटिन्यूटी में रहेगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं दी तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, और जो भी किया हुआ है वो सब उखड़ जाएगा दोबारा से। तो जो दीवार पे सीमेंट लगाई थी, अपने आप लगाई थी बिना अप्रूवल के, अप्रूवल में गए तो सीमेंट लगी रहेगी, लेकिन वो उखड़ जाएगी, और जो भी काम किया वो रिवर्स हो जाएगा सारा। तो इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन कई केसेस में हमें लगता है पार्लियामेंट में डालने से डिले होगा, या पार्लियामेंट में अप्रूवल नहीं होगी, या हमें पता पार्लियामेंट अप्रूवल दे दे, सेशन में ही नहीं है, तो हमें इमीडिएट चेंजेस लगाने के लिए ऑर्डिनेंस का सहारा लेना पड़ता है। तो लिखो जी, emergency changes oblique parliament not in session, bill sent to the president for signature, after signing becomes ordinance act and approved by the parliament later on। आप ये थोड़ा सा नॉलेज अपनी इनहांस करने के लिए गूगल में जाके पढ़ा करो चीजें। वैसे तो थोड़ी बातें सिलेबस से लिंक्ड है, लेकिन एग्जैक्ट चीजें तो चीजें नहीं है ना, तो थोड़ा सा गूगल पे जाके फालतू की बातें सर्च करते हो, कम से कम ढंग की बातें सर्च कर लो। तो 3 तरीके हैं बेटा, फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट, अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट एक्ट, ऑर्डिनेंस बिल, ऑर्डिनेंस एक्ट। और जैसे लोहा लोहे को काटता है, एक्ट को भी एक्ट ही काटेगी। सैटरडे को बच्चा पार्टी आपकी क्लास है 11:30 के बाद कोई, वी कैन हैव अ लॉन्ग क्लास इफ यू डोंट हैव एनी क्लास आफ्टरवर्ड्स। लॉन्ग क्लास मीन्स 7-8 घंटे। मतलब इस बार नहीं, आई रिमेंबर पिछली बार जो मई अटेम्प्ट किया था, वी हैड अ क्लास फ्रॉम 6 o'clock इन द इवनिंग टिल 4 o'clock इन द नाइट, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी। नाइट मॉर्निंग जो भी है, कोई नहीं, फिर मैं अभी सारे पत्ते नहीं खोलता। अच्छा
तो कोई थोड़ी लंबी रख लेंगे, मतलब करीबन 3-3.5 घंटे। तो मेरा दिल तो भरता नहीं ना क्लास लेके, तुम्हारा भरता, आई डोंट केयर अबाउट यू। मैं तो फ्रेंकली आई टीच अबाउट फॉर मी, फॉर माई हैप्पीनेस। अब उसमें तुम्हारा रोल हो जाता है, तुम्हें ही फायदा हो जाता है। चलो जी, तो अभी आज यहीं समाप्त करेंगे, ज़्यादा नहीं ले, क्योंकि मुझे भाई इसको बुलाना, भैया को कभी बैकअप चला जाए, रिकॉर्डिंग सारी बंद हो जाए एक बार। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बंद तो नहीं होगी ना? चलो आई थिंक अब आज हम अच्छा, so guys, I like to wrap up the session today, and Saturdays I think the time will remain the same, but we have some extension on Saturday because I'm free, I don't have a class afterwards, तो तुम्हें पे लूंगा। So guys, I'm going to revise for 5 minutes what we did today. So guys, today we did various kind of texts, and I'm taking little bit easy in the 3-4 lectures starting में। बच्चे आ भी रहे हैं और अभी आप थोड़ा सा प्रेशर लेने वाले सिचुएशन में हो भी नहीं तो यू गेट लूज मोशंस। सो गाइस, डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस में हमने बात करी इनकम टैक्स, जीएसटी के बारे में। आज हमने बेसिक डिफरेंस समझा और ये समझा कि इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट वाइड आर्टिकल 246, whereas GST is a indirect tax levied by center and the state both wide article 246A, not by any list but by article 246A. Then to study income tax primarily we require 4 things: the act itself, which contains the provisions, which has 298 sections, but for CA Inter, as I told you, approx less than 100 sections are relevant for us. And you know, this act was passed and applicable from 1/4/1962. So in more than 60 years this act has become applicable, but every year it has to be kept fresh by making the changes as per the relevant circumstances. New technology and new changes are coming up, and to amend the act we require 3 tools to amend the act, or 3 bills. One is the finance bill, other is the amendment bill, and the third is the ordinance bill. As they say, लोहा लोहे को काटता है तो एक्ट को भी एक्ट ही काटेगी। बिना एक्ट भी बिल से बनी है, अमेंडमेंट भी बिल से ही बनेगी। फिनेंस बिल इज प्रेजेंटेड बाय द finance minister in the parliament, it becomes the finance act ultimately. The amendment bill comes in between the year, we have lot of time for that. अगर emergency change होती बीच में आती तो फिर हम ऑर्डिनेंस का सहारा लेते साल के बीच में। तो जो साल के बीच में टाइम है तो आराम से अमेंडमेंट बिल लेके आओ, और साल के बीच में अगर टाइम नहीं है तो ऑर्डिनेंस बिल लेके आओ। फॉर अवर एग्जामिनेशन इन 23 वी हैव टू स्टडी इनकम टैक्स एक्ट 61 एज अमेंडेड बाय बजट 2022 की फिनेंस एक्ट 2022। बजट 2023 इज नॉट रेलिवेंट फॉर अवर सिलेबस। एक बात और क्लियर हो गई, हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, क्योंकि हमें बजट 2022 पढ़ना है और बजट 2022-23 के लिए है। तो हमारे ऊपर क्वेश्चन जो आने वाले हैं, 22-23 की इनकम निकालो, 22-23 का टैक्स निकालो, 22-23 में ये टैक्स के लिए लायबल है या नहीं, 3 ही क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। क्या ये लायबल है या नहीं, इनकम निकालो और टैक्स निकालो। कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 22-23। तो नेक्स्ट सेशन में थोड़ा हम इनकम टैक्स की अब स्टार्टिंग पे पहुंच जाएंगे और ये चीजें हम समझ लेंगे कि इनकम टैक्स किसको देना होता है, कितने अमाउंट पर देना होता है और उसकी कैलकुलेशन क्या है। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंजॉय योर लाइफ विदाउट वाइफ, टेक केयर। हाँ जी, हाँ मैं इसमें वही मुझे पता है, बिल्कुल, थैंक यू। चलो बच्चों, टेक केयर, एंजॉय योर सेल्फ। और कोई क्वेरीज और डाउट्स हो तो बंदा हाजिर है, क्लास के बाद आप पूछ लीजिएगा, और यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।